मैंने उस प्रोफेसर को बोला कि अगले साल मैं आऊंगी और इस ब्रेन को मैं चेंज करके आ जाऊंगी। मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, इनका एक डीप लेवल ऑफ कंफर्ट भी होता है। लाइक इफ यू आर सैड, आप बोलते रहोगे मैं सैड हूँ, आई डोंट लाइक इट, बट सबकॉन्शियस लेवल पे यू एक्चुअली एंजॉय बीइंग सैड। अब माइंड का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि हाँ जी माइंड ब्रेन के ये कोने में है, यहाँ पे नहीं है। माइंड इज एवरीवेयर। मतलब माइंड का स्कैन नहीं कर सकते हैं। Has somebody taught you how to breathe? लोग कहते हैं अटेंशन नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली हैबिट मॉर्निंग की अगर आपकी। Now there was a movie Three Idiots, उसमें all is well was a very popular phrase. लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, all is well, all is well. So when we tell ourselves all is well, in other words, when we express what is happening in the brain. And they have said that it's an open label placebo healing experiment. जितना आप फिक्स्ड माइंडसेट से काम करोगे उतना आप अपना नुकसान करोगे। Dr. Shweta, give me a hardcore checklist for checking our mindset. Doing is doing. और अगर मान लो कोई सफर कर रहा है हेडेक से, and if you're talking to your brain and if you're healing the headache, what's wrong with it? So when we say don't take things too personally, but we still do, what is happening in the brain? It is, I think, the main root cause. Let's put it that way, you know. सोचो कि मेमोरी चली जाएगी तो क्या होगा? आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी लूज करोगे। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस अब तक थे, it will not serve you. Wake up, guys. You know, you have to be proactively taking care of your brain health. What are we doing wrong that is impacting our memory? We are very clear कि जब तक हम घर घर तक ब्रेन लिटरेसी नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम ये एपिडेमिक से बाहर नहीं आएंगे। What is happening in people's brain neurologically when they sleep with multiple partners? 33% of billionaires suffer from mental illness. नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में मदद कर सकें बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, बाय अंडरस्टैंडिंग हु यू आर एट कोर, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ योर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आर प्रोसेस्ड। जब आपको समझ में आएगा कि आज आप कहाँ पे खड़े हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या आपकी ड्रीम लाइफ है, वहां तक जाने का एक रोड मैप तैयार होगा। आज हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं, खुद से मिलने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ न्यूरोलॉजी, अपने ब्रेन को समझ के कि व्हाट इज माय ब्रेन, व्हाट आर द सर्किट्स इन माय ब्रेन टेलिंग मी, एंड फ्रॉम एन इमोशनल इंटेलिजेंस परस्पेक्टिव। आज हमने ब्रेन हेल्थ वर्सेस योर इमोशनल वेलबींग में क्या कनेक्शन है, आपका ब्रेन की न्यूरोलॉजी इमोशंस को कैसे समझती है, आप अपने डिफिकल्ट इमोशंस को कैसे डील कर सकते हो, हाउ डू यू कट थ्रू अ लॉट ऑफ ब्रेन क्लटर, आप कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, माइक्रो हैबिट्स हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो दैट विल ऑप्टिमाइज योर ब्रेन हेल्थ एंड बी ऑप्टिमाइज योर लाइफ एज सच। आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन, वेगनेस, माइंडफुलनेस, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो चल रही हैं उनका एक बहुत ही कॉन्क्रीट डेफिनेशन क्या है, उनका एक आउटलुक क्या होना चाहिए, उसकी एक बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी। कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, सेक्शुअल रिलेशनशिप्स विद अदर्स, यू नो, चीप डोपामीन के लिए जो हम चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, प्लेजर सेंटर्स ऑफ अ ब्रेन क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेजर एंड ब्लिस, और ये ब्रेन कैसे ये जर्नी तय करता है, ये सब हमने इस कॉन्वर्जेशन में आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश की है सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन द सिंपलेस्ट मैनर। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हु हैज फ्लोन डाउन फ्रॉम दुबई फॉर दिस एपिसोड। इससे पहले कि मैं आपको डॉक्टर श्वेता अदातिया से मिलाऊं, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, ताकि ये कॉन्वर्जेशंस और भी लोगों तक पहुंचता रहे। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करते हैं, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उतने ही अच्छे गेस्ट को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आकर अपने इतने बड़े एक्सपीरियंस से हमें एक मास्टर क्लास टाइप का कॉन्वर्जेशन इस पॉडकास्ट पर दे पाएं। And without any further ado, now let's meet our today's guest. We have neurologist, a doctor who has multiple gold medals. इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ में जाके पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है उनके ब्रेन हेल्थ को समझने के लिए, ब्रेन कंडीशंस को रिवर्स करने के लिए। एंड आज वो हमारे साथ है अपना पूरा एक्सपर्टीज़ लेके टू सॉल्व
our everyday problems related to neurology, brain health, and of course, emotional well being. Please welcome Dr. Shweta Adatia on the Journey Within podcast. Hi, Dr. Shweta. Hello, thank you, Shubha, for bringing me here. We are trying to have you on the podcast for over a year. मैंने आपको डिस्कवर किया था लास्ट ईयर. आप बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग योर यूट्यूब चैनल में थे. एंड आई वाज लाइक दिस डॉक्टर स्पीक्स सो मच सेंस, एंड नॉट जस्ट सेंस इन टर्म्स ऑफ मेडिकल वर्ड्स और वो सब, बट जेन्युइन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है न्यूरो साइंस पढ़ने का हमारी लाइफ में. यू नो, दिस पॉडकास्ट आई डोंट वांट इट टू बी अ व्हाट एंड हाउ पॉडकास्ट कि व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्हाट इज न्यूरोलॉजी ऑफ दैट एंड दिस दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज मुझे 4 न्यूरोलॉजिकल टर्म्स सीख के कोई फायदा नहीं है. जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा, उसका मेरे लाइफ में क्या एप्लीकेशन हो सकता है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लाइफ. नाउ आई वर्क विद इमोशंस, आई एम एन इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, सो आई वांट टू स्टार्ट विद दैट हाउ डज आवर ब्रेन, how does the neurology of the brain understand emotions? Beautiful. So पहले तो thank you. Yes, 1 साल पहले thanks to all the people we started our journey, और कहीं ना कहीं journey was authentic. जो खुद पे गुजरा, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, ब्रेन पढ़ा था, लेकिन जब खुद की लाइफ में इमोशनल क्राइसिस आई तब समझा कि एक्चुअली ब्रेन क्या होता है. So there was a gap between understanding the brain and living with that brain, you know. So मैं बताती हूँ थोड़ी सी अपनी स्टोरी. तो I am from India definitely, but I went and studied multiple places. तो सारे 13 गोल्ड मेडल्स, टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कंट्रीज में काम किया है. एवरीथिंग इंटेलेक्चुअली ऑल चेक बॉक्सेस, वॉट एवर बेस्ट यू कैन इमेजिन. लेकिन जैसे ही एक इमोशनल क्राइसिस लाइफ में आ गई, सारे एवरीथिंग वॉज स्क्वायर बैक टू वन. इतना पेन आया, हर्ट आया, यू नो, लैक ऑफ फॉरगिवनेस आया, एंगर आया, मतलब ऑल इमोशंस जितने भी आप सोच सको वो सारे मेरी जिंदगी में आए. सो आई हैड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ सिस्टर. तो साथ साथ में पले बड़े, 25 साल का रिश्ता, एंड 25 साल का रिश्ता मतलब कुछ बड़ा होता है, यू नो. एंड कुछ छोटी सी कोई एक झगड़ा हुआ एंड वी सेपरेटेड, वी हैड अ ब्रेकअप. तो वो ब्रेकअप मेरे लिए काफ़ी पेनफुल रहा, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अरे अब मैं हॉलिडे कैसे करूँगी, अब मैं किससे बात करूँगी, अब मेरा ये क्या होगा, बिकॉज आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड एनी विच वेज. तो ये जो डेप्थ में व्हेन आई वेंट, दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज्ड कि कॉन्स्टेंट रुमिनेशन, उसी चीज के बारे में बार बार सोचना, पास्ट में ही रहना. ऑल्दो मेरी लाइफ बाहर बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट चल रही है, लेकिन कोई जॉय नहीं है. देयर वाज नो इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, देयर वाज नो कंटेंटमेंट, अंदर से कोई फुलफिलमेंट नहीं था. और जो आप खाली लगता है आपको, देन आई टुक अ स्टेप बैक एंड आई सेड हो क्या रहा है मेरी लाइफ में. और मैंने काफ़ी सारे ईयर्स इस दुख में बिताए. मेरे मम्मी पापा ने तो एक बोर्ड डाल दिया था कि अगर आपके दोस्त की बात होगी तो हम चले जा रहे हैं घर से. मतलब टू दैट एक्सटेंट इट वाज बैड. कांस्टेंट वही चीज, मतलब ब्रेन ना वो एक लूप में चला गया था, वो एक पिन अटक गई थी वहां पे मेरी. तो मतलब दैट टाइम यू वर काइंड ऑफ कंपेल्ड टू अंडरस्टैंड कि मेरे इमोशंस और ब्रेन में क्या कनेक्शन है, मतलब नॉलेज का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. करेक्ट. सो डिड यू डू योर ब्रेन स्कैन एट दैट टाइम? एग्जैक्टली. तो मैं लकी थी, आई वेंट टू यूएस एट दैट टाइम. और यूएस में मैं तो कोई और कॉन्फ्रेंस करने गई थी, लेकिन डिवाइन ऑल्सो हैज इट्स प्लान. मैं हमेशा मानती हूँ कि भगवान कहीं ना कहीं आपको मदद करता ही है. सो आई स्टम्बल्ड अपॉन अ रूम वेयर दे वर स्टडीइंग रोमांटिक ब्रेकअप. तो आई जस्ट नॉक द डोर फॉर दैट प्रोफेसर एंड आई सेड दैट कैन यू एनरोल मी. मेरा रोमांटिक ब्रेकअप नहीं है, लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंडशिप ब्रेकअप है. सो ही सेड दैट टेक्निकली इंक्लूजन क्राइटेरिया से तो हम आपको ले नहीं सकते हैं, बट यू कैन डू बाय स्पेंडिंग सम डॉलर्स. सो आई सेड कितने डॉलर्स मुझे खर्चने पड़ेंगे. तो बोले $25,000. मैंने कहा कोई बात नहीं, प्लीज डू माई स्कैन, बिकॉज ऑफ कोर्स दोज आर बिग स्कैन्स, यू नो, दोज आर फंक्शनल एमआरआईज एंड पेट स्कैन्स एंड ऑल. तो आई ऑप्टेड फॉर अ फंक्शनल एमआरआई टू सी कि क्या हो रहा है ब्रेन में. अब हम सिंपली ईईजी से भी कर सकते हैं, जो फिर मैंने वापस आके अपनी लैब में करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बार पता चल गया ये हो रहा है. तो उसमें जो दिखा रहा था कि सर्टेन एरियाज मेरे लाइट अप हो रहे थे, इमोशनल एरियाज में, जहाँ पे एक हीरोइन एडिक्ट में होते हैं. सेम एरियाज आर लिटेड अप इन अ हीरोइन एडिक्ट. मतलब मैं आई वाज अ लिटिल शॉक्ड ऑल्सो, हैरान भी थी कि यार ये क्या दिखा रहा है. और वो सही भी था, बिकॉज माई अटैचमेंट वॉज लाइक एन एडिक्शन, क्योंकि मैं उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रही थी. कंटिन्यूअसली आई वॉज इन टू दैट ग्रिप ऑफ द थॉट कि अरे ये नहीं है, अरे ये लॉस है मेरी लाइफ में, अब मेरी लाइफ में क्या होगा. सो व्हेन आई गॉट दैट विजुअल फीडबैक ना, फिर मैंने कहा नहीं. और मैंने उस प्रोफेसर को बोला कि अगले साल मैं आऊँगी और इस ब्रेन को मैं चेंज करके आ जाऊँगी. अब मैं वापस तो आ गई. आई केम बैक टू माई प्लेस, आई लिव इन दुबई.
आई टोल्ड माई गाइस कि अपनी लैब में हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यूज़ करते हैं। जैसे ईसीजी हार्ट के लिए होता है, वैसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ब्रेन के लिए होता है। मैंने कहा जब तक हर हफ्ते मेरा ब्रेन स्कैनिंग करते रहना, ईजी करते रहना, जब तक मैं इस चीज़ पे आगे ना बढ़ूँ। अब इतना वो तो कर लिया, डिटर्मिनेशन तो कर लिया, लेकिन हर एक इमोशन को अब मुझे समझना था। सो आई थॉट, मुझे था कि मुझे लव है, लेकिन वो लव नहीं था, वो अटैचमेंट था। मुझे था कि भाई मैं आई कैनॉट बी हर्ट, यू नो, एज दो यू आर सम हर्ट इम्यून और दिस दैट, लेकिन मुझे इतना डीपली हर्ट हुआ। लेकिन आपको कैसे मालूम चला कि लव नहीं था, अटैचमेंट था? क्योंकि लव फ्रीज यू, ये तो मैं यू नो आई वाज सो मच डीपली इनटू एडिक्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप, तो वो अटैचमेंट हो गया। मतलब लव फ्रीज यू इज अ फिलोसॉफिकल आइडिया, या फिर ये मेडिकल प्रोफेशनल मुझसे बात कर रही है श्वेता दातिया वो बोल रही हैं, या फिर ये फिलोसोफर श्वेता दातिया जो हैज गॉन थ्रू सर्टेन सिवियर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ वो बात कर रही है? क्या कहाँ से आ रहा है ये? both because somewhere you know we think that you love a person, but then you start to put conditions, then you start to put expectations, then you start to put कि भाई ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लव नहीं है। because the love should give you that स्पेस, अंडरस्टैंडिंग कि भाई ठीक है, हो गया, उसकी लाइफ में ऐसा था और कुछ ना कुछ ऐसा वो आया, एंड देन यू लेट गो, यू नो। तो लव इज नेवर अबाउट होल्डिंग बैक। तो अगर ये हो रहा है आपकी लाइफ में फिजिकल मैनिफेस्टेशन लव का, कि आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, अटैच हो रहे हो, एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ये सब तो दिख रहा है आपकी जिंदगी में जो हो रहा है, इसका पैरेलल ब्रेन में क्या हो रहा है? सो ब्रेन में इमोशनल से पहले दिखाते हैं लोगों को ब्रेन के उसमें कैसे होता है, वील शो इट टू द पीपल कि क्या होता है। तो ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। सो एक होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेरा हार्ट चल रहा है, आई एम ब्रीदिंग, मेरी सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, विच मीन मैं जिंदा हूँ, बेसिकली वो ब्रेन स्टेम डिसाइड करता है। यस, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दैट ब्रेन स्टेम। फिर ये इमोशनल सिस्टम होता है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। उस लिम्बिक सिस्टम में एक सबसे बड़ा किंग पिन उसका होता है जो है अमिगडाला। दैट अमिगडाला इज ऑलवेज इन अ वॉच कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, व्हाट आर माय थ्रेट्स, व्हाट विल हैपन इफ। सर्वाइवल ब्रेन भी कह सकते हैं लूज टर्म्स में, रेप्टिलियन ब्रेन कह सकते हो, सर्वाइवल ब्रेन कह सकते हो, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग यू, इट इज गार्डिंग यू, इट वांट्स टू कीप यू इन द कंफर्ट जोन। इट्स लाइक अ लिटिल सिक्योरिटी वॉचमैन कि अरे देख लो इसमें नहीं होगा, और वो हमेशा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वार्न करेगा। देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉशन बिकॉज इट वांट्स टू प्रोटेक्ट यू एसेंशियली। और उसके ऊपर का ये है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये पूरा जितना भी न्यू ब्रेन, इसको हम न्यू कॉर्टेक्स भी कहते हैं फ्रॉम द न्यूरोसाइंटिफिक दिस, ये जो पूरा है ना, यही दैट डिसाइड्स योर इमोशनल रेगुलेशन, दैट डिसाइड्स योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन। आप डिसीजन कैसे लेते हो, आप कोई काम कैसे करते हो, उसमें आप कैसे प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करते हो, मोरालिटी कैसे लाते हो, जजमेंट्स कैसे करते हो, आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे होता है, मतलब एवरीथिंग इज सिटिंग हियर। एंड मोस्ट पीपल लिव देयर लाइफ फ्रॉम द लिम्बिक। तो मेरा कहीं ना कहीं दैट वाज इन टू प्ले, बिकॉज लिम्बिक सिस्टम से ही मेरा काम चल रहा था। मुझे हर्ट हो गया, मेरा एंगर आ गया, आई कांट लेट गो, आई कांट फॉरगिव, मतलब उस टाइम पे मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो शट ही था। आई वॉज नॉट एबल टू रैशनलाइज कि सारी इवेंट्स कैसे कैसे हुई, और वो काफ़ी पेनफुल होता है। द पीपल हु गेट स्टक इन टू द इमोशनल प्रोसेसेस इज वेरी पेनफुल। एज अ EI कोच आई एम श्योर यू वुड हैव सीन पीपल, राइट, पास्ट में स्टक हो जाते हैं, देन PTSD हो जाता है, सैडनेस, कंटिन्यूअस सैडनेस डिप्रेशन बन जाता है, कंटिन्यूअस वरी बिकम्स एंजाइटी। सो वो एक जब परपेचुअल इमोशन विच यू कैनॉट लेट गो, एक कंटिन्यूअस इमोशन, देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ डिजीज। सो बेसिकली जब आपका एमिगडाला जो होता है हाइपर एक्टिव रहता है ऑल द टाइम, हर टाइम जहाँ पे नहीं भी जरूरत है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को किक इन करने की, वहां पे भी वो ही किक इन कर रही हैं। दैट मीन्स आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ते जा रहे हैं, और आपका एमिगडाला जो है हमेशा हाइपर सेंसिटिव है। जैसे कि यू नो एक गार्ड हमेशा ही खड़ा हुआ है वहां पे, इवन इफ ऑफिस में लोग हैं नहीं है, रात हो गई है, सब घर चले गए, व्हाटएवर, बट द गार्ड इज स्टिल देयर। इट्स समथिंग लाइक दैट, हाइपर एक्टिव स्टेट में है, राइट? दैट्स व्हाट फॉर अ लूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन। मैं एक सिंपल एनालॉजी काफी मेरे पेशेंट को भी बताती हूँ कि पार्टी आपकी 15 दिन बाद है, लेकिन आप अभी से पार्टी ड्रेस पहन के बैठे हो। सोचो 15 दिनों में आप क्या हो जाएगा, यू विल बी एग्जॉस्टेड। सो ऐसा ही है, पार्टी है नहीं लेकिन वो तैयार बैठा है। सो दैट विल गिव यू टोटल एग्जॉशन, बिकॉज अब जब तक ये एक्टिव है तब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विल बी बैकस्टेप्ड एंड से हाँ तुम ही कर लो, यू आर देयर, बिकॉज द ब्रेन हैज टू बैलेंस बिटवीन द टू दिस। इट कैनॉट बी कि दोनों चीजें साथ में हो रही है। दोनों चीजें
कई पीक परफॉर्मर्स में साथ में होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, उसको हम फंक्शनल कपलिंग बोलते हैं। वहां पे कैसे होता है कि मैंने कुछ विजुअलाइज किया, मैंने कुछ इमेजिन किया कि अरे मुझे ये काम करना है, और मैंने कुछ एग्जीक्यूशन किया, एक्शन किया। अब हम मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन व्हाट यू आर थिंकिंग वर्सेस व्हाट यू कैन इम्प्लीमेंट वो काफी वाइड होता है नॉर्मल लोगों में। पीक परफॉर्मेंस में कैसा होता है कि वो सोच भी इतना सकते हैं, लाइक दे कैन विजुअलाइज, दे कैन इमेजिन, दे कैन हैव एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और वो कर भी पाते हैं। तो ये जब दोनों साथ में नेटवर्क हो जाते हैं उसको हम फंक्शनल कपलिंग कहते हैं। इट्स रेयर बट डॉक्टर शाश्वता, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम एन ईआई कोच पर्सपेक्टिव इस दोनों चीजों के अपने यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। यस, जब भी आप सोच पा रहे हो लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, वो तो आई थिंक 95% ऑफ पीपल का वही प्रॉब्लम है कि चाहे हम अपने हेल्थ गोल्स को लेके, करियर गोल्स को लेके, फाइनेंसेस को लेकर, पैसे बचाने हैं, शॉपिंग नहीं करनी है, इंपल्सिव नहीं होना है, बट आपके एक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। True. तो ये 95% ऑफ Yes. पॉपुलेशन इज लाइक दैट। टॉप 1-2% परफॉर्मर्स ऐसे हैं जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन वो भी एक अलग तरह के हाइपर एक्टिव स्टेट में उनका ब्रेन भी चल रहा है। Right, so let's talk about both of these. But before that, I want to talk about a statement which you said before कि मेरा prefrontal cortex बिल्कुल शट था। मैं एमिगडाला से ही ऑपरेट कर रही थी। और जो लोग डिप्रेसिव पेशेंट्स हैं, जो लोग किसी एक इमोशन, ग्रीफ को बहुत, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनको मैं ग्रीफ प्रोसेस करने में मदद करती हूँ, जिनका 12 साल पहले कोई चला गया था, 15 साल पहले कोई चला गया, they just can't get over it. वो आज भी प्रेजेंट में भी वही चीज लिव करते हैं, Exactly. as though new for them। आज भी उसकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है वो ऐसे ही रिएक्ट करती है। And I'm sure ब्रेन की जो न्यूरोलॉजी हो रही है वो भी वैसे ही सेट हुई होगी। सेम होती है। Right. इंसुला एक हमारा पार्ट होता है, इंसुला भी ब्रेन में होता है, जो हमारी फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के मेरे प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं उसको वो गॉज कर रहा होता है। तो वो भी एक हाइपर एक्टिव स्टेट में है। तो हमेशा वो सिग्नल भी यही ले रहा है कि हाँ जी, देयर इज अ लैक ऑफ दिस थिंग, देयर इज अ लैक ऑफ दिस थिंग। तो मतलब हर तरफ से, सेंट्रली भी और पेरिफेरली भी, दोनों स्टिमुलस ही ऐसे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप उसमें ही रहोगे, एंड दैट इज कंफर्टिंग फॉर द ब्रेन, बिकॉज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तो है ही नहीं है टू एक्सप्लेन द रैशनलाइजेशन ऑफ दैट इमोशन। वो तो आपके, इट्स नॉट देयर एट ऑल। You know, as such, when we study emotions, तो कहते हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, इनका एक डीप लेवल ऑफ कंफर्ट भी होता है। Yes. लाइक इफ यू आर सैड, आप बोलते रहोगे मैं सैड हूँ, आई डोंट लाइक इट, बट सबकॉन्शियस लेवल पे यू एक्चुअली एंजॉय बीइंग सैड, राइट? व्हेन आई वाज स्टडीइंग इट वाज लाइक लाइट बल्ब मोमेंट्स फॉर मी कि इज इट ट्रू? देन आई रिफ्लेक्टेड ऑन माय ओन लाइफ कि सच में ऐसा है कि हमें उस सैडनेस में एक अजीब सी खुशी मिलने लगती है। सही बात हम है। कहते हैं कि हमें रिलेशनशिप चाहिए, या लोग बेकार हैं, या ये है वो है, लेकिन ये सब बोल बोल के मुझे एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती है या एक हैप्पीनेस मिलती है। तो इसलिए मैं उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरा ग्रीफ का स्टेट है, चाहे डिप्रेशन का स्टेट है, चाहे डीप लेवल ऑफ हर्ट का स्टेट है, चाहे एंगर का स्टेट है। यू वर्बली से कि मुझे बदलना है, ये सही नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप के डीप कॉन्शियस सबकॉन्शियस बिलीव्स ये हैं कि यू फाइंडिंग कंफर्ट इन दैट जोन। सो कंफर्ट कहाँ पे आता है ब्रेन में? एमिगडाला में आता है, प्रीफ्रंटल में आता है, और कैसे चिपक के बैठ जाता है? व्हाई आर वी नॉट एबल टू पुश पास्ट दिस कंफर्ट स्पेस? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बताया आपने कि देयर आर पीपल हु आर हैप्पी बीइंग सैड एंड दे आर हैप्पी परपेचुअली बीइंग सैड परपेचुअली। I work with those people, right? Yeah, correct. And there are enough of our patients also कि भाई जब तक दर्द है तो वो तब तक खुश है। There is some attention going on from Right. their own awareness also कि भाई हाँ मुझे दुख है। But see, there are two perspective to this. उसके लिए सब आपने बार बार सबकॉन्शियस यूज किया, तो ऑडियंस के लिए थोड़ा सा सबकॉन्शियस समझा देते हैं। तो हमने अभी जो बात करी वो ब्रेन की करी। सो ब्रेन इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स लाइक अ हार्डवेयर, लेकिन जो अंडरपिनिंग है वो थिंकिंग प्रोसेस है, वो माइंड से आता है। तो मन क्या है? तो मन के दो प्रकार है, अवचेतन मन विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड योर कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है। अब माइंड का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि हाँ जी माइंड ब्रेन के ये कोने में है, यहाँ पे नहीं है। माइंड इज एवरीवेयर। मतलब माइंड का स्कैन नहीं कर सकते, माइंड का स्कैन नहीं कर सकते हो आप। इट इज अ ज्योग्राफिकली एवरीवेयर काइंड ऑफ अ लोकेशन। लेकिन थॉट्स का स्कैन आप जरूर कर सकते हो, वो आपका इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा। अगर मेरा अमिगडाला हाइपर रिएक्टिव है, मतलब कि आई नो दैट आई एम इनटू सम डीप इमोशनल टर्मोइल, उतना तो हमें पता लग सकता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड कब बना? ये बना जब से द टाइम आई वाज बोर्न, एंड फर्स्ट 6 years ऑफ माय लाइफ वाज द मैक्सिमम टाइम आई स्पेंट इन सबकॉन्शियस। वहां पे मेरे सेंसरी प्रोसेसेस सबसे 100 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एन एडल्ट थे। मतलब मैं सुन भी रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं समझ भी रही हूँ। वी जस्ट मेट योर चाइल्ड, राइट?
उनकी आंखें कितनी सुंदर ब्यूटीफुल थी, दैट्स आई, द आईज आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ एन एडल्ट. सो जो प्रोसेसेस है वो भी इतने सुंदर तरीके से 0 to 6 में बने हैं कि लेट ऑल द सेंसेशंस सिंक इन. तो सारा कुछ समझ में जाता है बच्चे को. हमें लगता है अरे माँ बाप झगड़ रहे हैं, बच्चा कहाँ सुन रहा है, ऐसा हो रहा है, बच्चा कहाँ सुन रहा है. लेकिन नहीं, बच्चा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है. तो प्रोसेस कौन करता है, कब समझ में आता है कि इसको इनसिक्योरिटी कहते हैं, वो कॉन्शियस माइंड करता है. कॉन्शियस माइंड केवल 5% होता है, 95% ऑफ इट इज सबकॉन्शियस. तो सबकॉन्शियस में सारे Inputs जा रहे हैं. सारे इमोशंस जा रहे हैं. अगर आसपास उसने एंगर देखा है तो एंगर भी अंदर पड़ा है, उसने इनसिक्योरिटी देखी है तो इनसिक्योरिटी भी पड़ी है. अब वो एंगर को इवेल्युएट नहीं कर पा रहा है बच्चा. तो हम सब जब बोलते हैं ना, वो इंस्टाग्राम खोलो और बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा, भाई ये तो सबको ट्रॉमा सबको ही होता है. बट सम पीपल एट सम पॉइंट इन टाइम उसको कॉन्शियस में लेके उस पर काम करते हैं. चाहे वो होश में काम करते हैं या अपने आप वो काम हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट समवेयर और अदर ये सबके पास पड़ा है. तो वो सबकॉन्शियस एक पैटर्न बना देता है. वहां पे आपको कंफर्ट आता है कि सबकॉन्शियस में जो भी पैटर्न बना है वो आपका कंफर्ट पैटर्न है. अगर माँ बाप झगड़ रहे थे आपके बचपन में, व्हेन यू ग्रो इनटू 25-30 ईयर ओल्ड, यू गेट अ पार्टनर, मोस्ट लाइकली झगड़ने वाला ही पार्टनर होगा. मोस्ट लाइकली आप वही इनवाइट करोगे बिकॉज सबकॉन्शियसली यू रिलेट टू दैट एंड दैट बिकम्स योर कंफर्ट. सो हम बोलते हैं जी यूनिवर्स ने पैटर्न भेजा. यूनिवर्स कोई पैटर्न, यूनिवर्स के पास और कुछ करने को है नहीं क्या, और टाइम नहीं है. यूनिवर्स इज नॉट सेंडिंग अ पैटर्न, इट्स योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड which is projecting that and inviting that pattern. मतलब बेसिकली एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दैट व्हाई डू वी अट्रैक्ट इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स. Same. दिस इज द रीजन कि आपने बचपन में ऐसा देखा. तो डॉक्टर शता मुझे बताइए, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे अपने बचपन में नेगेटिव ज्यादा देखते हैं, इसलिए उनके जो नेगेटिव ट्रॉमास ज्यादा हो जाते हैं. हाउ डज इट प्ले आउट, मतलब या फिर नेगेटिव को अब्सॉर्ब करने की पावर ब्रेन की ज्यादा है, ये हो क्या रहा है? मतलब अगर हम आप कह रहे हो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा सबको होगा, आप सैंपल साइज उठाओ, एवरीबडी वुड हैव इट, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी बच्चे ने कुछ अच्छा देखा नहीं और वो उसके साथ मेमोरी या तो अच्छा है कि मेमोरी कम होती है? क्या नेगेटिव का इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है? देखो, नेगेटिव क्या होता है ना कि ब्रेन इज वायर्ड टू प्रोटेक्ट यू. तो वो तो थ्रेट से ही वायर्ड है, क्योंकि हम द वे वी आर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, बेसिकली अमिगडाला है. बेसिकली अमिगडाला ही, क्योंकि अमिगडाला में ही जब एक बार वहां से सर्किट हो गई तो आगे तो जाती नहीं है, बाकी तो डिफ्यूज हो जाती है. तो जो भी रिएक्शन आना है, जो भी मेरा इमीडिएट ये आना है, वो तो सारा लिम्बिक से ही आ रहा है. उसमें वन ऑफ देम इज अमिगडाला, बट हिप्पोकैम्पस भी बाजू में ही बैठा है. तो मेमोरी जो है स्टोर कर रहा है. तो अगर कोई भी मेमोरी इमोशनली इंटेंस होगी तो जाहिर सी बात है बहुत एकदम सॉलिड एनकोडेड होगी, वो सीमेंटेड होगी. तो जैसे 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 ये सारे लिम्बिक सिस्टम अपने प्रोसेसेस करते जा रहा है थ्रेट से बचाने के लिए, तो ज्यादा करके थ्रेट्स क्या होते हैं, कौन सी पॉजिटिव थ्रेट होती है? नेगेटिव ही थ्रेट. नेगेटिव थ्रेट. सो वेलक्रो टू नेगेटिव इज अ नेचुरल फिनोमिना फॉर ब्रेन, बट पॉजिटिव इज टेफ्लॉन. वो खत्म हो जाता है इमीडिएटली, इट विल गो, यू नो. सो वेलक्रो में, इसको हम बोलते भी वेलक्रो मैकेनिज्म है कि इट इज गोइंग टू बी अ वेलक्रो. अब जो माँ बाप कॉन्शियसली बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं रात में, जब वो उनका थीटा टाइम जब होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन. व्हाट इज थीटा टाइम? थीटा इज अ ब्रेन वेव विच इज अ स्लोअर ब्रेन वेव, जहां पे आप सब कुछ अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, एंड इट्स अ लिटिल मेडिटेटिव स्टेट. मेडिटेशन में भी हम यूज करते हैं थीटा वेव. हाँ, वहां पे आप कुछ भी जो आपको इंस्टिल करना है ना, वो आप ज्यादा इंस्टिल कर सकते हो. सो आपको कोई उनको हैबिट सिखाना है, आपको उनसे कोई कॉन्शियसली बात करना है कि भाई बेटा मैं एंग्री थी तो मैं इस रीजन से एंग्री थी. नाउ यू आर पोस्ट रैशनलाइजिंग इट. सो एवरी पेरेंट हु देन टॉक्स टू द चाइल्ड एवरी सिंगल डे और एटलीस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ देयर वीक, गिविंग दैट क्वालिटी टाइम, सेइंग अरे मैंने ऐसा किया था ना क्योंकि उसका रीजन ये था. आप अब उसको रीजनिंग देते हो, तब जाके बच्चे के कॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि अच्छा, देन दो सबकॉन्शियस पैटर्न स्लोली फिजल आउट. मतलब इट इज पॉसिबल कि आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को फिजल आउट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. एंड सबकॉन्शियस को जब आप डिलीट करते हो, हिप्नोसिस वगैरह में क्या करते हो आप, हिप्नोथेरेपी का पूरा वो क्या है, यू गेट इनटू दोज सबकॉन्शियस, दोज बिलीव्स which has to be rewritten now. Either you rewrite it or you delete it, you know. कुछ तो करना ही पड़ेगा उन सारी उसको. अब वहां पे कंफर्ट है बॉडी को. सो योर क्वेश्चन इज कि नेगेटिव में ही कंफर्ट है क्योंकि वही लार्जली वहां पे वायर्ड पड़ा है. क्योंकि उसी पे सर्वाइवल वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है नेगेटिव से ही.
राइट लाइक अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ और यहाँ पे 10 चीजें पॉजिटिव हो रही है, लेकिन अगर एक चीज नेगेटिव मुझे पता चल जाए तो इमीडिएट टेंशन विल गो देयर. सिंपल सी चीज है यार, अगर मैंने मान लो कि व्हाइट कपड़े, पूरे व्हाइट कपड़े पहने होते और एक ब्लैक दाग था, आप क्या देखोगे? मेरा Obviously. इतना 99% वाला व्हाइट कोट देखोगे या वो एक दाग एक देखोगे? दाग देखेंगे. तो ब्रेन को तो दैट इज हाउ इट इज वायर्ड फॉर इट. तो ऐसा ही होगा अगर पर्सन, आप रिलेशनशिप में भी ले लो, 100 चीजों में से, अरे रिलेशनशिप भी बात की बात आती है, अगर आपने किसी के लिए 100 अच्छा कर दिया, एक टाइम बुरा कर दिया, फिनिश ना. द एंटायर पर्सन्स फोकस विल बी कि तुमने वो इस टाइम पे ऐसा क्यों किया. भाई मैंने जो 99 चीजें अच्छी करी उसका क्या. सेम थिंग रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर में बहुत सारी अच्छाइयाँ होगी, लेकिन जैसे ही द नेगेटिव सॉर्ट ऑफ सरफेसेस अप, योर ब्रेन कैचेस होल्ड ऑन टू इट. और इसमें करना कुछ भी नहीं है, इट इज लाइक दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. जो इस प्रोसेस को समझ जाता है, अब जैसे मैं अब उस नेचुरल प्रोसेस को समझ गई कि भाई माई वायरिंग इज अटैचमेंट, वहां पे अटैचमेंट था, आई कुड नॉट लेट गो, हर्ट का ये था, एंड दैट वाज कमिंग अप फ्रॉम माय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, व्हाट आई सॉ इन माय पेरेंट्स. तो और कुछ भी नहीं था, इट नेवर केम फ्रॉम सम हेवन और गॉड, it was my own brain which created it. Now I had to distance from it, tell it consciously कि it's okay, and sometimes when you tell it in the second person, it works even better. वो भी एक psychology है. I don't say कि I am going to resolve this. I say, Shweta, why don't you resolve it, Shweta, why don't you work on this? So this is called the distance self-talk. And it works like magic, because now you are not thinking yourself as a victim. You're objectifying that and say that, Shweta, work on this. And Shweta's brain will start working on it, तो ये कहीं ना कहीं somewhere or other it is mathematics. Basically, it's no longer a part of you now. It's something which is outside of you, and now you can Yes. work on it. Absolutely. जैसे कि मैं ग्रीफ की बात करी, तो जब तक हम वो अपना पार्ट बना के रखते हैं, उससे उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जब थोड़ी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग लाना इज समथिंग वी आर Yes. टॉकिंग अबाउट. डॉक्टर श्वेता, यू ऑल्सो सेड वन थिंग कि मैं अपने प्री फ्रंटल में टैप नहीं कर पा रही थी. तो प्री फ्रंटल को एक्सेस कैसे करें? बहुत सारे लोग हैं जिनके हाइपर एक्टिव एमिगडालास है. मेंटल हेल्थ क्राइसिस वी आर सीइंग इज Yes. ऑन द राइज. Oh yeah. Emotional issues, deconstructing emotions is becoming such an important area that people need to work on. Like, मैं अभी भी बताती हूँ अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो लोगों को समझ नहीं आता एग्जैक्टली काम क्या हो रहा है. मतलब that much unaware we are of this. And वहीं पे आप कह रहे हो कि इस इमोशन की पूरी एक हार्डवायर्ड आपके ब्रेन में एक अंडरस्टैंडिंग है सबकी. तो अमिगडाला से हम निकल के प्री फ्रंटल में जाए कैसे, जहाँ पे हमारी डिसीजन मेकिंग हो रही है? आपने कहा जहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस तो आपके शट हो रखे हैं. यू सेड यू आर एबल टू टैप इनटू इट. व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट? So see, पहले थोड़ा सा इमोशन को भी समझते हैं कि पहले तो हम इमोशंस को खाली एक डिस्प्ले के फॉर्म में समझते हैं. देखो, वो अमिगडाला का एरिया या वो लिम्बिक एरिया के पास कोई वर्बल आउटपुट नहीं है. द स्पीच एरिया इज नॉट इन देयर, एंड इसीलिए कभी कभी इन द एंगर यू विल ब्लर्ट आउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड देन आफ्टर अ व्हाइल यू विल रियलाइज, जब PFC, जब ये शांत होगा, इसका जो कैरेक्टर है ना इज वेरी इमीडिएट. तो मतलब 13-14 सेकेंड्स के बाद तो वो वैसे ही एंगर में शांत हो जाता है. आफ्टर अ व्हाइल इट कैन नॉट ऑपरेट कंटिन्यूअसली. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रीफ्रंटल तो आ ही जाता है, लॉट ऑफ इमोशंस. वो प्रीफ्रंटल एक आवाज होता है, अरे ऐसा नहीं करना था, ये नहीं करना था, लेकिन हम जाहिर सी बात है अगेन वी डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. तो वहां पे वो एंगर के टाइम पे मैंने सब कुछ बोल दिया, फिर मुझे रियलाइज आता है यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो वो मुझे किसने बोला? माई प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विच हैज नाउ द वर्बल आउटपुट. सो इमोशन को असेस करने का सबसे पहला रूल है, यू हैव टू पार्क द इमोशंस ऑन टेबल, स्टार्ट टू राइट इट आउट. यू हैव टू वर्बलाइज योर इमोशन. एंड आई थिंक ऑफ स्टूडियो आप बहुत अच्छा बता रहे थे, तो उसको एक प्लचिक wheel of emotions भी बोलते हैं. There are so many primary emotions, there are so many secondary emotions, and emotional intelligence आप तब भी लाओगे जब एक एक इमोशन को आप उसको बराबर से डिफरेंशिएट कर पाओगे. I think you were telling a beautiful example. I am disappointed versus I am sad. तो sad and disappointed both superficially तो बड़े ही सेम जैसे, लेकिन सेम है लेकिन नहीं. है नहीं. तो अंदर के मेरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे हैं? I am irritated versus I am angry. दोनों में काफी अंतर है. Because the anger would mean a slightly more advancement of into it. लेकिन हम ये प्राइमरी इमोशन, और प्राइमरी इमोशन सबके सेम है, लाइक एंगर, जॉय, सैडनेस, ग्रीड, प्ले, ऑल दिस आर द सिमिलर टाइप्स व्हाट एवरीबडी गोज थ्रू इट. कोई ऐसा मुझे अभी तक नहीं मिला है कि जिसका प्राइमरी इमोशन जो है ना वो कुछ और होता है.
इनफैक्ट हो व्हेन ही पीपल सकता कम है। टू मी ऑल्सो वो भी यही बोलते हैं कि एंगर इश्यूज हैं, मेरे पार्टनर को एंगर इश्यूज हैं, मुझे खुद को एंगर इश्यूज है, बट उसके अगर आप बेस लेवल पे काम करते हो, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, लेट्स से ना, व्हाट आई सी इन माय वर्क इज कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत सिचुएशन ड्रिवन होती है, बहुत इंस्टेंस ड्रिवन होती है, एक्सपेक्टेशन ड्रिवन होती है. सैडनेस कैन बी लॉन्ग लास्टिंग, कैन बी अ पार्ट ऑफ समथिंग विच यू आर कैरिंग फॉर लॉन्ग. सो ये दो चीजों का फर्क समझना और वोकैबुलरी में लेके आना कि आई एम Yes. डिसअपॉइंटेड विद दिस एक्ट ऑफ योर्स, Yes. I am disappointed in you today. Yes. You let me down today. Versus I am sad about this. These are two very different things. And when we talk about anger, हम लोग सिर्फ क्या बात करते हैं कि you know I am angry about this. We don't say कि हम hurt हैं, हम upset हैं. कभी कभी हम upset होते हैं लेकिन हम गुस्से, क्योंकि manifestation सब emotions का almost same है. जैसे आपने लव कहा, वो लव नहीं अटैचमेंट था, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो सेम है. Correct. आप उनकी इंपॉर्टेंट डेज याद रखोगे, आप उनके साथ सेलिब्रेट करोगे, हॉलीडे जाओगे, जो भी. Correct. लव एंड अटैचमेंट आर लुकिंग द सेम इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट इंटरनली लाइक यू सेड ब्रेन में क्या हो रहा था, इट वाज अटैचमेंट यू गॉट टू नो, राइट? सो इट इज सो फनी हाउ दीज इंपॉर्टेंट इमोशंस दैट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, बेसलाइन इनकी कहाँ से उठ रही है ना. तो प्री फ्रंटल और एमिगडाला का हम एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि हम किस तरह से तो आप बात कर रहे थे टैप कैसे करें, टैप right? कैसे करें, तो एक्सेस ये- कैसे करें. हाँ, अब तो मुझे ये- पता चल गया है. ये सबसे पहली फॉर्मूला तो यही है कि आपको उस इमोशन को एक इक्वेशन देना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल एंगर को ही सिंप्लीफाई करेंगे. देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक बाय चिप कॉनले, इट्स कॉल्ड इक्वेशंस. आई एम श्योर एआई गाइस वुड नो दैट, राइट? I know about बहुत it, yes. सुंदर उसने बताया कि भाई एंगर कब आता है, व्हेन माय डिजायर इज अनफुलफिल्ड, lack of my desire is equal to anger. What is my let's say joy into? Joy is when I am happy and whatever my conditions were there got fulfilled, you know. तो मुझे तभी आनंद आता है कि हाँ, मुझे जो चाहा था मुझे मिल गया. तो कहीं ना कहीं each of the emotion has certain equations. तो सबसे पहला रूल है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से पहले भी कि आपको उन सबको वर्बलाइज करना होगा. आपको अब आप खुद नहीं कर सकते हो तो EI कोच के पास जाओ. खुद नहीं होता है तो आस्क योर पीपल अराउंड यू, जहाँ पे साइकोलॉजिकल सेफ्टी है. देखो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना. पीपल स्टार्ट जजिंग पीपल बेस्ड ऑन द इमोशंस दैट दे डिस्प्ले. अब भी मेरे साथ ही ऐसा हुआ था. कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से बात हो रही थी एंड आई डिड नॉट अग्री टू सर्टन कंडीशंस ऑफ दैट एंड देन द जजमेंट केम इन कि भाई ये तो ऐसे हैं वैसे हैं. तो हम इमोशंस पे काफी क्विकली जजमेंट्स भी कर लेते हैं एंड दैट इज अ नेचुरल टेंडेंसी, यू नो. तो during those times you have to step back, you have to write it down, you have to give it some time. वो नहीं कहते sleep over the problem and sleep over the issue and all. क्यों है? because उस time पे prefrontal cortex धीरे 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 वापस आएगा. you have to give it some time. so number one is that. number two is never try to process the emotions with your mind inside you. You have to objectify it. तो मुझे किसी ने बहुत अच्छे से बोला put your mind on table. तो जब पहले बोला तो मुझे इतना स्ट्राइक नहीं हुआ. मैंने कहा put your mind on table. Today you've literally put today I put it on table. Yeah. the table. I said, यार put my mind on table. Mind को मैं कैसे table पर? Which means you have to create a space between you, who you are as a person, versus the instrument that you are operating. You know. Otherwise I would have said I mind. मैं कभी I mind तो कहती नहीं हूँ. मैं क्या कहती हूँ? My mind. माई ब्रेन. तो वो जो मैं हूं कि पहले तो ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी करना है कि भाई जो भी इमोशन आया, सामने वाले ने जो भी बोला, जो भी मैंने लॉस किया, वो मेरा लॉस नहीं था, वो मेरे इंस्ट्रूमेंट ने रिकॉग्नाइज किया. वो इजी नहीं है, बोलना आसान है, बट दैट्स योर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 इज योर एंटायर whatever spiritual wisdom that we have, the ancient wisdom that you have, in fact was actually preparing us for building a good nice prefrontal cortex. कोई भी एक ऐसी टेक्निक बताओ जो बोलेगा कि हाँ it will make you perpetually angry. अभी तक की जो भी एंशिएंट विजडम है, नहीं, परपेचुअली इट विल मेक यू सैड, था ही नहीं. द एंटायर पर्पस ऑफ आवर गुड ऋषिज, गुड लॉर्ड, व्हाटएवर हैज बीन सेंट टू अस फ्रॉम इंडियन एंशिएंट विजडम और फॉर दैट मैटर टिबेटियन विजडम, हम मिंग्योर की बात कर रहे थे, जो भी विजडम अब तक हमारे पास आया है, जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यूरो साइंटिफिकली इट्स वायरिंग द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. उसकी थिकनेस बढ़ाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ाता है, उसकी कनेक्शंस अमिगडाला के साथ लूजन अप करता है, उसकी कैपेबिलिटीज को वो एनहांस करता है, पॉजिटिविटी को ज़्यादा लेके आता है, रिएक्शन टाइम को कम करता है. तो ये उसमें क्या क्या आ जाता है? ब्रीदिंग वेल, मेडिटेटिंग, ग्रैटिट्यूड practice of understanding empathetically the other person, क्योंकि empathy is also another this कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ
सामने वाला भी तो अपने ही माइंड से कुछ ना कुछ सोच रहा है. तो इफ आई स्टार्ट टू से दैट नहीं यार, श्वेता जैसे सोचती है वैसे ही शोभा को सोचना चाहिए, तो कितना बड़ा फ्लॉ है इन दैट एंटायर थिंग. बिकॉज यू विथ योर सबकॉन्शियस प्री कंडीशंस, विथ योर फिल्टर्स, with your experiences are a very different. So your anger would not be equivalent to my anger. तो मुझे पहले तो ये समझना होगा कि भाई मैं जिसके साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ उसका एक मिलियू टोटली डिफरेंट मिलियू है वर्सेस माई मिलियू. लोग ये ना बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं एंड इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को मिक्स कर देते हैं. बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है फिर उसने ऐसा क्यों किया. अरे भी पढ़ा लिखा कितना भी हो, योर एंगर, योर इमोशनल अटैचमेंट हैज नथिंग टू डू विथ पढ़ा लिखा, बिकॉज दोज टू सर्किट्स आर टोटली डिफरेंट सर्किट्स. सो कहीं ना कहीं यू हैव टू हैव दीज डेली हैक्स, ways in which you bring it out. Main important hack अगर if you ask me out of all this that I spoke is breathing well. कितने लोगों को मैं पूछती हूँ, आप स्कूल जाते हो, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हो, फिजिक्स सीखते हो, बायोलॉजी भी सीख लेते हो, चलो इंजीनियरिंग भी कर लेते हो. Has somebody taught you how to breathe? Of course not. Not a single time. No school, no thing that you went, and that is quintessential. एकदम फंडामेंटल है. और मैं अगर बच्चों को पूछूं तो वो कहते हैं हाँ ऑक्सीजन लेने के लिए. ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट है ब्रीदिंग का, बट दैट ब्रेथ इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू योर माइंड. मुझे ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग में मेरे माइंड में कैसे कम करूं. ओवर थिंकिंग कम नहीं करना है, ओवर ब्रीदिंग को कम करना है. The moment you will be in the right breathing space, the moment your breathing is fixed, automatic ये amygdala अपने आप शांत हो जाएगा, सारे लिम्बिक सिस्टम परफॉर्म अपने आप करने लगेंगे. जो बेस्ट एथलीट होता है वो स्किल से या अपने टैलेंट से या अपने कोच से या गेयर से नहीं होता है, क्योंकि सबके पास ओलंपिक में तो सबके साथ ये बेस्ट है. वो होता है जो अपने माइंड को उस पॉइंट पे कंट्रोल कर सके. The margin of error of that mind slipping away in fear, in insecurity, in the thing कि अगर मैं lose हो गया तो in scenario analysis, वो जिसका कम होता है वही win करता है. So it's a very interesting thing कि we should have been taught all this. मतलब ब्रेथ वर्क इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का. आई हैव बीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑफ योगा फॉर द लास्ट 12 years. एंड जो आपने ब्रेथ की बात की तो एक बड़ा ब्यूटीफुल संस्कृत श्लोक भी है कि चले वातम चले चित्तम. जिस हिसाब से आपकी वात ब्रेथ वायु चल रही बॉडी में, उस हिसाब से आपका चित्त माइंड का स्टेट चेंज हो रहा है. ब्यूटीफुल. तो रिपीट इट अगेन. चले वातम चले चित्तम. ब्यूटीफुल. तो जैसे वात चल रहा है, एयर चल रहा है आपकी बॉडी में, जिस तरह का ब्रेथ चल रहा है, अगर आप एंग्री हैं, आप चिल्ला रहे हैं तो आपका ब्रेथ बहुत फास्ट है, आप रेस्टलेस है तो बहुत फास्ट है, उसी तरह से आपका माइंड भी चल रहा है. तो यू सेट इट सो ब्यूटीफुली. एंड मुझे लगता है ये स्पिरिचुअलिटी, न्यूरो साइंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन, वी कैन लर्न अबाउट ऑल दीज फैंसी टर्म्स लाइक अमिगडाला, हाइपोकैम्पस, ब्ला ब्ला ब्ला. मुझे लगता है डॉक्टर के अलावा बाकी लोगों को इतनी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है अगर उनको एप्लीकेशन समझ में आ जाए, विच इज द ब्रेथ वर्क, विच इज व्हाट आई एम ऑल्सो डूइंग. Whether I know neuroscience or not, which is my viewer who is watching this conversation or listening to this conversation is also doing. लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, जो लोग हमारे पास काफी लोगों ने बहुत सराहा. लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल राइटिंग टू अस एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि पूरे वर्ल्ड में इतना हमने जो सिखाया ये चल रहा है. सी व्हाट आई अंडरस्टूड इज, जब आप कोई भी मशीन का ऑपरेशन सीख जाते हो, आप फरारी में बैठे हो, मान लीजिए अब बैठे हो और इंजन चालू नहीं हो रहा है एंड यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू ऑपरेट दैट फरारी, then it won't work, right? You will keep crying, कोई फायदा नहीं होगा. You have to step out, you have to go and address whatever that problem is in the engine. या तो आप उसके एक्सपर्ट को बुला लो, या तो जो भी छोटा मोटा आपको आता है वो कर लो. So either you call a psychologist, you call a psychiatrist, वो इंजन ठीक करेगा, या तो आपको उतनी बेसिक नॉलेज हो कि भाई हाँ प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है. तो कहीं ना कहीं आई स्ट्रांगली फील, और नई जो जनरेशन आ रही है वो काफी दे आर ऑल जीपीटी एक्सपर्ट्स. अब जीपीटी तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थ्रो करेगा ही करेगा, और कई सारे वॉल्यूम्स इन सब पे लिखे हैं, लेकिन जो बेसिक है ना कि हाँ ये इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को मुझे रीवायर करना है, उतना मेरे हिसाब से इज गुड टू बी अवेयर ऑल्सो. सो कहीं ना कहीं दोज आर नॉट जस्ट थ्रोइंग अप द टर्म्स, बट कहीं ना कहीं वो एक मैथमेटिकल दिस कि भाई ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और ये मेरा अमिगडाला जो भी लिम्बिक ब्रेन, वो दोनों ऐसे सी सॉ में चल रहे हैं. तो स्विच की तरह है, अगर मैंने इसको चलाया तो ये नहीं चलेगा, इसको चलाया तो ये नहीं चलेगा. तो कहीं ना कहीं इट्स गुड दैट पीपल लर्न दिस. Dr. Sweta, we are trying to understand the neurology aspect. That is what you are an expert of, and the emotions.
जब लोग ये बोलते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ और मुझसे ऐसा ही हो रहा है, तो ये ऐसा कैसे सेट हो जाता है, और जब ये सेट हो जाता है तो इसको चेंज करने का क्या practice है? Like if you have to give me a list of 3 micro habits that people can start cultivating to change the way they are, what would those be? सी पहले तो ये लोगों को समझना है कि चेंज क्या करना है. अब चेंज कभी किसी का होता है कि भाई माई इमोशनल स्टेट इज ऑलवेज लाइक दिस एंड आई वांट टू चेंज. कोई लोग होते हैं जी मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करता हूँ. कोई लोग आजकल है कि अटेंशन एंड फोकस ही नहीं है मेरे पास. किसी का है कि एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं लेकिन एज यू राइटली मेंशन एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है. तो चेंज क्या करना है? क्लैरिटी ऑफ दैट इज द फर्स्ट थिंग. कि लिखो ये मेरे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, ये मेरे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है. मैं जितनी भी बार ये एक्सरसाइज कराती हूँ ना कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की लंबी लिस्ट आती है. इट बिकम्स लाइक अ नॉन एंडिंग दिस. तो अब आपको कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस लाना पड़ेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में. तो कोई भी एट्रीब्यूट आप बनाना चाहते हो, कोई भी चीज आप नहीं करना चाहते हो, तो एफर्ट तो लगने वाला है. सो क्लैरिटी ऑफ वेयर यू स्टैंड ऑब्जेक्टिवली. उसमें कोई आपको छुपाने वाली बात नहीं है, बिकॉज यू आर ready for the change. When you are ready for the change, you have to accept that, you have to be honest about it. तो सबसे पहली चीज है clarity. So you have to do that. Second is commitment कि हाँ अगर मुझे ये चेंज करना है तो मैं रोज कुछ ना कुछ माइक्रो हैबिट एज यू मेंशन, क्योंकि माइक्रो चेंजेस ही एंड में एक बड़ा चेंज देते हैं. लोग समझते हैं जी चेंज ओवरनाइट हो जाता है. कितने सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं लेकिन उनकी पीछे की हिस्ट्री नहीं देखते हैं कि कितनी ट्रबल, कितना वो उन्होंने झेला है, कितनी बार फेल हुए हैं. दे जस्ट सी दैट गुड ग्लोरियस पार्ट ऑफ देयर लाइफ, लेकिन पीछे की सारी स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है. सो सेकेंड इज कमिटमेंट टू दैट. एंड द थर्ड इज आई थिंक अकाउंटेबिलिटी, कि आपको कहीं ना कहीं किसी को तो अकाउंटेबल रखना पड़ेगा. क्योंकि ब्रेन की ना ये बड़ी वो है, इट ट्राइज टू फूल इटसेल्फ कि हाँ जी मैंने, चलो मान लो मैंने ये एक्सरसाइज क्लियरली भी कर ली, थोड़े दिन कमिटमेंट किया, बाद में खत्म एंड ये कल कर लेंगे. हाँ वो प्रोक्रास्टिनेशन आ ही जाएगा. इतना ही तो खाया है, हाँ, इतना ही तो it's चीटिंग okay. है. इट्स ओके. It's okay. We all go through those You phases. have to have accountability, and that's why I am a huge fan of having coaches in life, having people such as psychologists who helps you to take you to the next step. Same here. क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के बगैर आप किसको क्या जवाब दोगे? आपके ब्रेन, आप अपने आप को तो डेफिनेटली फूल करोगे. सो दीज आर द वेज इन विच यू डू. अब माइक्रो चेंजेस जो हमें लाने हैं वो तो कहाँ से आएंगे? माइक्रो चेंजेस, चलो जी मैंने कहा कि 1 महीने में ना मैं 1 हफ्ता कुछ नहीं करूंगी, मेरा काम बाम गया और मैं इसके पे काम करूंगी, वो प्रैक्टिकली नहीं है. माइक्रो चेंज तो मुझे मेरी अपनी डेली हैबिट में ही लाना पड़ेगा. मतलब आप कह रहे हो कोई बड़ा चेंज करना टू रिवाइव योर ब्रेन, रीसेट योर ब्रेन, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल. नॉट द रियलिस्टिक गोल इज कि सुबह मतलब अपने दिन में कौन से छोटे छोटे चेंजेस कर पाऊं. तो व्हाट आर दोस टॉप 3 माइक्रो हैबिट्स दैट कैन रिवायर आवर ब्रेन? लेट्स सी कि अटेंशन एंड फोकस की बहुत बड़ी इश्यू चल रही है, राइट? लोग कहते हैं अटेंशन नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है. तो सबसे पहली हैबिट मॉर्निंग की अगर आपकी, इफ यू आर गोइंग टू योर मोबाइल फोन्स, that has to be stopped. Because जैसे ही आप मोबाइल फोन पे जाओगे तो उस डोपामीन माइक्रो किक्स that you are getting, you already got those cheap dopamine thing and you are done with it. So सबसे पहला, the first thing is you have to delay that gratification. So first at least 30 to 60 minutes में आपको बिल्कुल फोन नहीं टच करना है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं जाना है, कोई भी ऐसा कॉन्वर्जेशन नहीं लेना है जहां पे योर माइंड विल बी ड्रॉन इनटू इट एंड इट्स अ नेगेटिव स्पाइरल और अ लूप. तब भी आप जाके गुड डोपामीन विथ अ फोकस एंड अटेंशन लेटर इन द डे प्रोड्यूस कर पाओगे. और ये कोई, इट्स अ सिंपल थिंग, राइट? Don't keep phone near you. Don't wake up with your alarm in the phone. Just try to be completely away from it. Very simple. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आई वाज स्टडीइंग कि जो हमारा मॉर्निंग हार्मोन होना चाहिए, जो हमें हमारे दिन के लिए प्रिपेयर रखता है, हमसे जो भी काम कराता है, चाहे हमारे ऑफिस वर्क में है, स्कूल वर्क में है, एग्जाम प्रिपरेशन, XYZ, व्हाटएवर वी डू इन द डे, दैट इज कॉर्टिसोल. और जब हम सुबह ये डोपामीन के चीप टिक्स ले लेते हैं तो वो कॉर्टिसोल अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल डाउन हो जाती है. इज दैट ट्रू? Yeah, the productivity definitely reduces big time. मतलब focus and attention भी कम हो जाता है. So basically dopamine should not be the first thing in your morning, at least from a cheaper resource like reels and entertainment. Cheaper dopamine should not be the, yes, exercise वाला dopamine आ गया तो चाहिए. तो कोई भी reading से आ गया, something where it is where you are putting some effort into it, right? जब आप effort करके dopamine लेते हो तो it's an expensive dopamine, और वो dopamine आपकी रिवॉर्ड सिस्टम में पूरा दिन रहता है, तो अटेंशन और फोकस भी अच्छा करेगा उसका बाद में. अच्छा, उसके बाद अगर हमने मान लीजिए दिस इज अ वेरी 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 कॉमन प्रैक्टिस दैट वी सी नाउ, मोस्ट पीपल आर नॉट prepared for their day at all.
सो माई थिंग इज ऑलवेज कि ब्रेन, अगर मान लीजिए सिंपल सी चीज है यार, आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो उसके पहले माइक वाले ने माइक चेक करा ना, पता चला जी पूरा पॉडकास्ट हो गया, साउंड ही नहीं है, फायदा क्या होगा? सो हाउ वी डू दोस चेक्स, डू वी इवन डू आवर डेली चेक्स? एंड डेली चेक्स नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मुझे ये प्रोफेशनली या क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट एम आई हैविंग, मैं अपने माइंड के लिए क्या प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं हूँ। अब अगले दिन रात को, फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू कम हियर एंड डू अ पॉडकास्ट, द प्रीवियस नाइट आई हैव टू विजुअलाइज दैट, आई हैव टू गिव माई माइंड दैट प्रिपरेशन कि ये टाइम पे मैं ये करूंगा या ये करूंगी, दिस शुड बी माई माइंड सेट। सी इट इज फाइनली एंड ऑफ द डे इंस्ट्रूमेंट है, उसको तो you can't let that instrument control you. Dr. Shraddha, give me a hardcore checklist for checking our mindset. आपने बोला ना रियलिटी चेक तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखो हार्डकोर आप चेकलिस्ट दो, जैसे आपने कहा कि प्रिपेयर्ड होंगी मैं रात से, क्या मुझे डर है किसी चीज का, क्या मैं अनप्रिपेयर्ड हूं तो मुझे इनसिक्योरिटी है, क्या मुझे कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस करना है तो क्या आई एम प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग दैट, if there is some surprise element into any of this, am I already in scenario analysis मेरे हो चुके हैं? तो basically it is running through those scenarios so that your brain is already prepared, वो एक prepared state जो होता है ना, वो बहुत important state होता है, because chemicals already आपने पहले बना लिए, so एकदम it's not like fire आ गया और अब फायर फाइटर आ रहा है, ये लार्जली लोग करते नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस रात में सोने से पहले होती है, वो एक है ग्रैटिट्यूड, वेयर यू जस्ट रन योर एंटायर डे एंड थैंक एवरीथिंग, व्हाट गुड एंड बैड, इट रियली डज नॉट मैटर, योर चैलेंजेस, योर प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर केम थ्रू। एंड द सेकंड इज विजुअलाइजिंग योर एंटायर डेली दिस, सो यू प्रिपेयर, और उसमें आपको पता है, हाँ मेरा बॉस के साथ मीटिंग है, मेरे इसके साथ मीटिंग है, ये है, रन दो सिनारियोज, रन दो थिंग्स, एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन रन करो, मतलब A to Z रन करो। आपने बात की ग्रैटिट्यूड की, आपने काफी बार you've used that word. Now there was a movie 3 Idiots, उसमें all is well Yes. was a very popular phrase. So when we tell ourselves all is well, in other words, when we express gratitude for whatever we have or we don't, what is happening in the brain? Yeah, there's a lot of things happening in the gratitude. In fact, मेरी और मोनिका सिंगल जी की बुक भी आ रही है on gift, which is Gratitude Ignites Fulfillment and Transformation. Gratitude is, I think, the easiest frequency, easiest pill which can rewire the entire brain. और कुछ भी नहीं करो, अकेला खाली ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस को अपना लो, एंड वी हैव सीन इनफ अम्टीन एग्जांपल्स ऑफ दैट, बिकॉज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को तो वो वायर करता ही है, वॉल्यूम ऑफ द ग्रे मैटर भी बढ़ाता है, दोनों ब्रेन के कनेक्शंस को बढ़ाता है, अच्छे केमिकल्स जो आपके सेरोटोनिन वगैरह उसको देता है, एंडोर्फिन्स, नेचुरल पेन किलर्स प्रोड्यूस करता है, मतलब इसकी जो अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। आई हैव नो, एंड आई कीप आस्किंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इनटू ग्रेटिट्यूड आल्सो, ये क्यों करता है? सी नोबडी नोज दैट बिहाइंड द सीन वो क्यों करता है, लेकिन न्यूरोसाइंटिफिकली इनफ फंक्शनल एमआरआई स्टडीज, इनफ पेट स्कैन स्टडीज हैव शोन दैट व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड विद द सिंसियरिटी, विद द फीलिंग, नहीं कि थैंक यू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थैंक यू कल्चर, थैंक यू फॉर द सेक ऑफ वर्ड्स, बट रियली विद दैट फीलिंग। तो जब मैं ऑल इज वेल भी बोलूं ना, इट कैन नॉट बी विद अ सेल्फ डाउट, ऑल इज वेल, शायद it does not work like that. I have to feel that wellness, I have to be with that thought. और there is a study अब भी आया है कुछ हफ्ते 10 दिन पहले, and it's quite viral across the net also. हार्वर्ड का स्टडी है 100 पेशेंट्स का, where they were told to the organ that why don't you heal, अब फॉर एग्जाम्पल किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, टॉकिंग टू योर हार्ट एंड सेइंग दैट व्हाई डोंट यू हील। और ये हमने, जो ये मोनिका सिंगल का मैं बोल रही हूँ, उनका तो हमने प्रैक्टिस में देखा है, हरिओम स्माइल्स में सब लोग अपने बॉडी के साथ बात करके, दैट्स हाउ दे आर ट्रीटिंग द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग टू मी एज अ डॉक्टर कि यार ये जब सिंपल सी चीज से आप काम कर सकते हो, तो व्हाई डू यू हैव टू इवन हैव अ सेल्फ डाउट? और जब 100 लोगों में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया, तो आप में भी आएगा। सो ऑल इज वेल इज इंडीड calming your nervous system. It is calming your heart's firing. It is building your mindset into growth. It is giving you that space and opportunity to breathe. तो काम तो करता है। No, but tell me one thing. It brings me to my next question, which is आपने कहा कि एक है thought, कि एक
थिंकिंग लेवल पे, थॉट लेवल पे आप कोई चीज़ सोच रहे हो, और इमोशन है, उसके अंदर एक एनर्जी है, एनर्जेटिकली उसको फील करना, टू डिफरेंट थिंग्स। अब हम इंटेलेक्चुअली ये पॉडकास्ट कोई सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि हाँ ग्रेटिट्यूड ऐसा होगा वैसा होगा, अभी उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है। यूजुअली हम इन चीज़ों की कॉन्वर्जेशन तभी अपनी लाइफ में एक्टिवेट करते हैं जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे आपकी लाइफ में एक आपका फ्रेंड ब्रेकअप हुआ, बहुत इमोशनली ड्रेनिंग ब्रेकअप हुआ, तो आप इस तरफ मुड़े कि कहाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी में सोल्यूशन मिलता है, कहाँ मुझे न्यूरो साइंस में सोल्यूशन मिलता है, कहाँ मुझे वॉट एवर प्रैक्टिसेस में सोल्यूशन मिलता है, राइट? तो जो ये देख रहा है इस पॉडकास्ट को, एंड दे आर ऑलरेडी एट अ डाउन टाइम इन देयर लाइफ नाउ, पहला जो आप लिखना शुरू करते हैं ग्रैटिट्यूड या ऑल इज वेल बोलना शुरू करते हैं, वो आप बहुत कन्विंसिंगली तो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का रियल लाइफ सिनेरियो इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट। ऑल इज नॉट वेल, इनफैक्ट ऑल इज बैड राइट नाउ। तो वहां से उसको इमोशनल इंटेग्रिटी वाले स्पेस में लेके आना, जहां पे आप फील कर रहे हो एनर्जी लेवल पे ऑल इज वेल, ये इसमें एक टाइम लगेगा, राइट? मैं आज से लिखना शुरू हो जाऊं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, ग्रेटफुल फॉर दैट, बट एसेंशियली वो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ही है मेरे लिए अभी, क्योंकि मैंने डॉक्टर श्वेता दाटिया से सुन लिया, उनके इतने सारे सर्टिफिकेट्स है, इतनी बड़ी डिग्री, इतने बड़े अस्पताल में काम करती है, इतने सारी चीजें करती हैं, तो सही ही कह रही होंगी। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैं समझ के वो लिखना तो शुरू हो गई, लेकिन मेरे बॉडी के सेल्स ने अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक डाउट का पीछे से एक चाकू चलता रहता है उसके ऊपर कि यू नो will it work, will it not work? So how does your brain neurologically travel this distance? और जो कहते हैं ना कि दिमाग को बेवकूफ बनाओ, जो आमिर खान भी उस मूवी में कह रहे थे कि दिल को बेवकूफ बना, ऑल इज वेल बोलता जा और हो जाएगा ऑल इज वेल। तो उसमें कैसे बिलीफ को पैदा करें, और ये कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर होता है, न्यूरोलॉजिकली क्या सेटिंग चल रही है, मतलब हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस? या ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सी बेसिकली मोस्ट पीपल जब भी कोई सिंपलिस्टिक सोल्यूशन देखते हैं ना, तो ब्रेन हमेशा डाउट ही करेगा, राइट? हमेशा डाउट करेगा। इतनी बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, मैं महीनों से ग्रेड 4 कैंसर को क्या बात करके ठीक कर सकते हो, मतलब you know, because it sounds stupid, it sounds stupid, yes, and it sounds also very non real कि यार ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब या तो सामने वाला मुझे बुद्धू बना रहा है या कुछ तो गड़बड़ है पूरे उसमें, एंड दैट इज नेचुरल बिकॉज दैट इज योर ब्रेन्स अगेन कंफर्ट प्रोटेक्टिव सॉर्ट ऑफ अ स्टेट विच इज देयर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई डेटा फॉर्म सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? मैं भ्रामरी को या हमिंग बी को कभी भी सीरियसली नहीं लेती थी जब तक मेरे ब्रेन में इतना बड़ा मैंने चेंज नहीं देखा। जब मैंने देखा कि यार एक भ्रामरी, एक हमिंग बी से तो मेरा इतना बड़ा गामा तुरंत कहाँ ब्रेन बैठा था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सो जब तक आप वो कन्विंसिंग डेटा को नहीं देखते हो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कस्प ऑफ दिस साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, द कस्प ऑफ टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड फ्रॉम अ न्यूरोसाइंटिफिक एंगल, शोइंग द ब्रेन स्कैन्स दैट देखो इसमें हुआ है। तो सबसे पहला चीज आपको रैशनल ब्रेन या डाउट वाले ब्रेन को डेटा दिखा के करना होगा। सो डेटा बिकम्स अ ह्यूज फीडबैक। अगर मान लो 100 में से 75 लोगों को हुआ है तो 75% चांसेस कि मुझे होगा ना, मुझे भी ठीक होगा। Is it important for me to first become a believer and then see it working in my life, or I can start as a disbeliever also? कि आपने कह दिया मुझे बिलीव तो नहीं है लेकिन मैंने शुरू कर दिया, या फिर मुझे पहले बिलीव करना पड़ेगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा? both are okay because you are finally now doing that thing. देखो, as long as you get into the doing space, as long as you are doing, you know, अब मान लीजिए कि मैं पैसिवली वाटर के उसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि जी वाटर में इंटेंशन मैंने डाल दिया तो वाटर से क्या होगा, okay, that is always this. Now suddenly this Professor Veda's article that I read and says that आप वाटर के नीचे एक कोई भी इमेज डाल दो, माइक्रो फ्रीज कर दो, माइक्रोस्कोप में देख लो, वो इमेज उसमें ट्रांसलेट हो जाएगी, आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगी। अब जब मैं ये देख रही हूँ एक्सपेरिमेंट, तो कहीं ना कहीं माई बिलीफ ऑल्सो शेक्स, राइट? डिसबिलीफ रादर शेक्स कि हाँ यार ये तो सही बात है, अगर इतना जल्दी इस पे इंप्रेशन आ रहा है मतलब कोई तो ट्रुथ है उसमें, तो देन लेट मी एक्सरसाइज इट, लेट मी प्रैक्टिस इट। नाउ माई डिसबिलीफ कन्वर्ट्स इनटू अ पार्शियल बिलीफ फर्स्ट in the brain, then my partial belief then converts into slightly better belief, and then it converts into a belief, और जब मैं उसका रिजल्ट देखती हूँ तो वो कंसोलिडेट हो जाता है and says yeah this definitely works, and when that works, no, then I'm sure that that person wants to share to multiple people क्योंकि वो काम करा है। So that is how this whole entire loop works. But I have seen both kinds of people in my practice also, and जो मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, एक बिल्कुल ब्लाइंड बिलीफ वाले होते हैं जी। मैंने मान लीजिए कि you went to a certain retreat, जो डिस्पेंजा का ही अभी पेपर आया है उसी पे बात करते हैं। So people go to his retreat and so many things get sorted and all, and they have said that it's an open label placebo healing
experiment. It's an open label. There is no comparison, there is no sham. कोई और दूसरा नहीं बैठा है, बस आप जाते हो और आप heal होके आ जाते हो. So many people are getting healed. So many. बट वहाँ बहुत बड़े बिलीफ से जाते हैं क्योंकि आप बहुत Correct. बड़े पैसे खर्च करके जाते हो, तो you have to believe, right? No, but that's a placebo, right? Right. If I believe this will work for me, it's a It will placebo work- it effect. will It will work work for you. Because now you're commanding your brain into doing that. Brain हमेशा अलग अलग तरीके से काम करेगा, and which is okay, you know. So somewhere you always start with hesitation. So कभी भी आप कोई भी चीज, unless as I was saying कि cult वाली जो belief होती है, cult में belief इतनी होती है कि वो prefrontal cortex आता ही नहीं है. और मैं I have seen enough cults, अभी भी मेरी लाइफ में कई सारे ऐसे cults के साथ मैं डील करती हूँ जहाँ पे nothing will change their belief. It's a hard-coded, hardcore belief, and there's nothing wrong with it because that's sort of a fanatic belief. तो brain को तो बहुत ही अच्छी बात है यार, fanatic belief है, जो भी आया वो अंदर ही घुस गया. लेकिन there are people who will question everything, who will say that नहीं ये ऐसे क्यों है, वो कैसे, which will टेक टाइम. एज योर क्वेश्चन वॉज कि कितना टाइम लेता है. अब वो डिपेंड करता है, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं. जितना आप फिक्स्ड माइंडसेट से काम करोगे उतना आप अपना नुकसान करोगे. दैट इज कैरोलिन लीफ्स डेटा ऑल्सो, राइट. जितना आप ग्रोथ माइंडसेट से काम करोगे, ओपननेस से करोगे. आई विल नॉट मैं जैसे ही कुछ पढ़ती हूँ एज अ डॉक्टर भी, आई वोंट से दैट अरे ये इसने ये खा लिया, ऐसे कैसे ठीक हो सकता है. आई विल नॉट नाउ लुक इनटू दैट डेटा एट ऑल. नहीं, जितना ओपननेस के साथ, जितनी क्यूरियोसिटी के साथ, जितनी एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, खुद ट्राई कर लो. एट बेस्ट यू नो व्हाट इज द हार्म, जस्ट ट्राई करके रिफ्यूज कर लो. जितना लोगों के साथ इंटरेक्शन के साथ, अगर 4 लोगों के साथ हुआ है तो उसके कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या थे, उसको कैसे अच्छा हुआ, ऐसे करते करते सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बात नहीं करना है, करना है. नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग. और अगर मान लो कोई सफर कर रहा है हेडेक से, एंड इफ यू आर टॉकिंग टू योर ब्रेन एंड इफ यू आर हीलिंग द हेडेक, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? एंड समवेयर दैट इमोशन ऑफ द हेडेक, मान लीजिए कि दैट वाज पेंट अप anger, and you are working on that anger and the headache is going, what's wrong with it, you know? I'm sure you will be seeing this cusp of people also, because all the pent up emotions eventually turn into disease. Yeah, they are stored in your body. Yes. Emotions are stored in your body. हमें लगता है कि मैं एक deep level of anger को carry कर रहा हूँ, या मैं एक deep level of sadness को carry कर रहा हूँ, या फिर मैं एक hurt को, एक upset को carry कर रहा हूँ, एक disappointment को carry कर रहा हूँ बहुत टाइम तक, तो सिर्फ मेरे mind में है. But वो store actually आपके body में होता है. इसलिए so many somatic releases you have to do. Yoga is all about releasing these emotions out of your body, out of your joints. Yeah. And it physically happens when you go through the process. Like you said, बहुत सारे लोग question करेंगे, तो I was the questioning kind earlier, and I was a complete disbeliever of all of the things. You are also a scientific person. I was also a scientific bent of mind person, studied science always, became an engineer, blah, blah, blah. So my logical brain was always hyperactivated, and this, and faith, and letting the process unfold, all these are a different area that work takes care of all these things. तो मेरा ये तो शट ही पड़ा था. लेकिन जो करने से जब वो एरियाज एक्टिवेट होने लगे, तो फेथ नेचुरली जब कल्टिवेट होने लगा, तो मुझे समझ में आया कि these things hold a lot of truth, और काफी लोग होते हैं जो बॉडी की अपनी अंदर की फिजियोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं. लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन योर बॉडी बट योर ब्रेन इज नॉट रजिस्टरिंग. तो इंसुला का पार्ट जो होता है वो रजिस्टर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Micro awareness of your body, just spending 5 minutes scanning your body. The moment you will scan your body, automatic emotion का भी scanning हो जाएगा. Dr. Shweta, we're talking about emotions and neurology of the brain. एक और चीज होती है जो हम ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं. आप कह रहे हो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में बात करो, डिस्टेंस क्रिएट करो अपने इमोशन एंड अपने जो आपको एक्शंस लेने हैं उसके बीच में. इस पूरे डिस्टेंस की जब बात करते हैं, एक स्टेटमेंट है जो बहुत लूजली कहते हैं कि डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, or don't take life too seriously. or don't take life too seriously, right? So when we say don't take things too personally, but we still do, what is happening in the brain? Why do we take things so personally? Because I think that is a root cause of a lot of problems. Yes, it is, I think, the main root cause. Let's put it that way, और ये भी कहीं ना कहीं is wired to our survival.
So comfort comes back to that subconscious processes, exactly the same thing कि भाई, और हमेशा देखना अगर आप तैयार भी होते हो ना, 50 बार आपको ख्याल आएगा सामने वाला क्या सोचेगा। भाई सामने वाले को अपने बारे में भी वही ख्याल है, इसके लिए उसका माइंड तो ऑलरेडी एंगेज्ड है, सो वो कुछ भी नहीं सोचेगा। लेकिन हम हमेशा कोई भी एक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, देन ऑलवेज दैट थिंग इज देयर कि अरे सामने वाला कैसे करेगा, ये कैसे होगा। सो वी आर ऑलरेडी ओवर एड्रेसिंग द पर्सनलाइजेशन मेरे हिसाब से। हालांकि हर बंदा अपनी अपनी पर्सनल माइंड की जर्नी में है। सो एनी कॉन्वर्जेशन विच गोज ना, द फर्स्ट थॉट दैट विल कम टू द ब्रेन इज कि ओ उसने क्या सोचा होगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, यू नो, बिकॉज अगेन द प्रोटेक्टिव ब्रेन कम्स आउट इन टू प्ले। द लेजी ब्रेन, प्रोटेक्टिव, कंफर्ट ड्रिवन ब्रेन कम्स आउट, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट वो कितना आपको डैमेज करके जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं समवेयर देन यू स्टोर इट। अरे ऐसा उसने शायद सोचा होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट्स व्हाई आई लाइक द डेफिनेशन ऑफ फियर ऑल्सो, FEAR, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपियरिंग रियल, कि कभी वो होता भी नहीं है लेकिन यू इम्प्लीमेंट कि अरे ऐसा होता। so those are completely useless scenario analysis which your brain is doing, and brain is anyways a meaning making machine। तो meaning making machine तो हमेशा हर meaning में अपना अपना meaning निकालता ही। Why does it always, like I was asking you earlier also, कि वो ऐसे meanings ही क्यों बनाता है जिससे हमें नेगेटिव है, threat हो लगता है हर समय प्रोटेक्शन में। के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर प्रोटेक्शन। द डे यू वॉक आउट ऑफ दैट एंड द डे यू tell your brain that look, you are always in the safe space, you are always in the psychological this of it, you have to train it, you know, because ये तो कैसा है कि millions of years से वायरिंग हो रखी है। और तभी अगर इतना आसान होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता, हर कोई इमोशनली केपेबल होता, हर कोई का EQ बहुत ज्यादा होता, हर कोई का SQ बहुत ज्यादा होता। और SQ तो आई थिंक स्पिरिचुअल क्वोशंट ओवरराइड्स ऑल दीज क्वोशंट्स। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल क्वोशंट अगर ज्यादा हो गया, विच मीन्स योर ब्रेन इज कोहेरेंट, फुल्ली प्रेजेंट, फुल्ली अवेलेबल। आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो इंपॉर्टेंट नेटवर्क है ब्रेन का, जो हमेशा पास्ट में या तो फ्यूचर में, ये ऐसे ही रहता है, लार्जली पास्ट में रहता है। इट इज ऑलवेज ओवर एंगेज इन सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ इमेज, सेल्फ प्रोफेसी, मेरा क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। क्योंकि वो इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि एंजाइटी तो कॉमन है आज की टाइम में भी। अगर आप रैंडमली पूछो किसी से भी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्यों है? क्योंकि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को आपने शांत होने ही नहीं दिया है। वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जब आप शांत करते हो, और मेडिटेटर्स में क्या मिलता है, मिंग्योर के ब्रेन में क्या मिला था, व्हेन योर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इज क्वाइट, ऑटोमेटिकली यू आर इन द प्रेजेंट। The moment you are in the present, nothing matters because there is no scenario analysis. कल क्या होगा, कुछ भी नहीं है। पास्ट में क्या हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। So that is how your life gets sorted, you know, in the present. The life can never be lived in the future, nor can be lived in the past. If you see a proper, you know, good psychological conversation, you never let that person go into the past or visit the past, because जैसे ही आप past में जाते हो ना, वही वो survival circuits, वही वो सारी चीजें बाहर आती है। The moment you make them visualize their real self in the future, वो फिर भी चलेगा, because now you're giving them that outlay or this into it. But largely काम क्या होता है, as EI coaches, I'm sure as all this is, कि भाई चलो वापस present में आ जाओ, detach with your past, disconnect with your a unrealistic future, let's come back to the present। और क्या होता है? तो बेसिकली जो आप सारी चीजें बोल रहे हैं about the present, there's a term for it which is mindfulness. Yes, You know, living in the moment as is, yes, and you're always safe in the present moment. yes, There is, Mingyur Rinpoche भी कहते हैं, there is no anxiety in the present moment. Yes. और जो भी इंसान को anxiety होती है या negative emotions, I genuinely feel there are no negative emotions, but the emotions that have a little negative frequency, connotations, हाँ, connotations, अगर आपको वो feel होते हैं तो इसका मतलब you are not living in the present. उसका Yes. indication ही है, क्योंकि present में कोई anxiety नहीं है। correct, तो अगर ये बॉटम लाइनिंग हम बहुत डीपली इसको रिफ्लेक्ट करें और अपनी लाइफ में देखें कि हाँ मुझे उस टाइम बहुत एंजाइटी हुई थी, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट में थी क्या, वो पीछे से आ रही है, वो आगे से आ रही है, बट इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एंजाइटी है क्या। मेरे को आपसे पॉडकास्ट करने से पहले
हो सकता है एंग्जाइटी हो कि कैसा जाएगा, कौन से सवाल शुरुआत कैसे करें, हुक क्या बनेगा, ऑडियंस को क्या लैच ऑन करेगी, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, श्वेता के 10 और पॉडकास्ट हैं यूट्यूब पर, हमारा कैसे डिफरेंट होगा. ऑल ऑफ दिस इज योर एंग्जाइटी टॉकिंग टू यू, Yes. which is driving your performance in some manner. True. Right? Yes. Yes. But in this present moment, do I have anxiety working? That circuit is completely completely off. gone. Yes. I am Absolutely. in this conversation. Correct. This is a flow, and Right. that is exactly what the flow state is all about. And if I don't stay in flow, then the anxiety circuit will be active in this conversation. Absolutely. So- And that has nothing to do with the talent also. Sometimes that has nothing to do with the skill. People often misjudge that into कि अरे उसके पास तो because इतनी सारी intellect है इसके लिए. No, it is just when you remain in the present, automatically the solutions will also emerge. तभी तो I am a huge fan of intuitive knowledge and not so much of an intellectual knowledge. कि जब आपने आपके ब्रेन के डीपर एरियाज को एक्सेस किया है, जिसके पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सेस है, इतना सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन इसमें पड़ा है, और स्पिरिचुअली साइको स्पिरिचुअली देखे तो पास्ट लाइफ से भी पड़ा हुआ है आपके पास. जब पूरा यूनिवर्स ही अंदर पड़ा हुआ है तो फिर किस बात का डर होगा, किस बात की स्किल और टैलेंट की कमी होगी. लेकिन आप उसको अलाव ही नहीं करते हो. यू ब्लॉक फ्रॉम डूइंग दैट. कोई बाहर से आके ब्लॉक नहीं कर रहा है. यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ डाउट, योर क्वेश्चनेबल दिस, एंड देन इट विल क्रिएट ऑब्वियसली द एंग्जाइटी बिकॉज यू नेवर ट्रस्टेड दैट प्रोसेस. You never let go. You never try to remain in the present. तो most लोग जो होते हैं ना, वो सामने वाले बंदे को देखते हैं कि भाई इसके लिए ये पॉसिबल है, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है. बेसिकली इट्स ऑल हेटिंग ऑन एंग्जाइटी की एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए. लाइक आई सेड 10 चीजें मैंने आपको देखी, ये पहले हो रहा था माइंड में. वो एंग्जाइटी हो सकती है जो आपकी परफॉर्मेंस को भी ड्राइव कर रही है ना. सेम एंग्जाइटी विच कैन कंप्लीटली पुट यू ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, वो आपको अपवर्ड स्पाइरल पे ले जाके आपकी परफॉर्मेंस भी ड्राइव कर रही है. और वो एंग्जाइटी जब नहीं है तो आप फ्लो स्टेट में भी आ रहे हो. Yes. तो देयर आर मतलब 3 situations that you're dealing with. One where you're anxious and you're going downward spiral. One where you're anxious and anxiety is taking you on your peak performance. Yes. One you're not anxious and you are in the present moment. Yes. इन तीनों तरह की एंग्जाइटी कॉन्वर्जेशन को समझना is emotional intelligence Yes, basically. precisely, absolutely. And the other part of emotional intelligence, what I like, is understanding the other person's emotions. Yes. It is about how in the social context, how are you relating to other person's emotion, you know? There was a tennis player, I think EI में ये बड़ा common सा example आता है. This tennis player who was exceptional in playing, but he would गाली भी देता था, रेफरी को भी गाली देता था, टेनिस थ्रो करेगा, मारेगा, ये करेगा, पीटेगा, I don't remember the name. But then, you know, he was so much known for his emotional dysregulation. तो क्या फायदा, मतलब you know, finally मैं हमेशा ये एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सोचो, आप अपनी लाइफ में भी सोचो, ऑडियंस भी अपनी लाइफ में सोच सकता है कि कोई भी लीडर आपकी लाइफ में रहा हो, बॉस रहा हो, कोई भी ऐसा कोलीग रहा हो जो आपसे सीनियर लेवल पे रहा हो. व्हाट यू रिमेम्बर फॉर दैट फ्रॉम दैट पर्सन? क्या याद आता है आपको? यूजुअली या तो बहुत अच्छा कुछ याद आता है या बहुत बुरा कुछ याद आता है. एक्सट्रीम्स की चीजें याद आती है. It will be always how he or she made you feel. Basically. It will never be कि उसने ये काम किया करके था. दिया था या वो काम किया था. It will always be related to how that person made you feel. And hence, you know, everything about, you know, the whole world is also about how do I make you feel, not how do I Experience, make basically. you think, you know. अब यहीं पे हम समझते नहीं है. And that's why being authentic, having that authentic, genuine self of yours, which feels for the world or which feels for the other person, is very, very important. And that is, I think, emotional intelligence. You know, it's beautifully put by you. मैं भी just सोच रही थी कि हम जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं तो कोई बोलता है कि कैसा लगा खाना, तो हमें अच्छा लगता है. वी फील दैट वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस ईटिंग देयर. कोई ये नहीं बोलता कि उनकी दाल में नमक बड़ा सही था, उसमें तड़का बहुत अच्छा था. वी डोंट टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स. लाइक यू सेड ना, किसी का क्या याद आता है, तो वो फीलिंग ही छोड़ के आप जाते हो. तो एंड फीलिंग्स इज व्हाट वी आर कैरिंग, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, लार्जली नेगेटिव बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, दैट वी गॉट टू वर्क ऑन. और अब मैं इसका भी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. वो फीलिंग जो है वो आपके ब्रेन में मेमोरी के जैसे स्टोर होता है. एंड दैट्स व्हाई मेमोरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सोचो कि मेमोरी चली जाएगी तो क्या होगा. आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी लूज करोगे. आपके जो भी एक्सपीरियंसेस अब तक थे, इट विल नॉट सर्व यू. Now your experiences and your feelings are not serving you. What will happen to you? And that's why, you know, I say that wake up, guys. You know, you have to be proactively taking care of your brain health. What are we doing wrong that is impacting our memory? Everything. Tell me, what thing are we doing right? जिस हिसाब से अल्जाइमर्स डिजीज का परसेंटेज बढ़ रहा है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया, जहाँ पे आप यू लूज योर मेमोरी,
your orientation, your focus, your entire life is ruined. अभी तो मैं 42 45 years के diagnose करके आई हूँ यार कुछ हफ्ते पहले. मतलब that is just insane. A 45-year-old missing the whole life's experiences just because of dementia is not acceptable, you know. तो हमने पूरी न्यूरोसाइंस की सिस्टम बनाई है कि भाई प्रोएक्टिवली चेक योर ब्रेन, प्रोएक्टिवली अंडरस्टैंड लिम्बिक सिस्टम कैसा है, प्रोएक्टिवली टेक केयर ऑफ योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. क्योंकि हम जितनी भी चीजें हमारी दिनचर्या में करते हैं उसका कोई भी राइट नहीं करता है. ओवर स्टिमुलेशन, over exposure to our devices, diet plus minus. Some people are very careful, but most of the times we are junking on it. Not just junking on the food, junking on the mind's thoughts also. We are not able to, you know, sit at a one place. हम लोग as a general this भी इतने restless हो गए हैं. Your brain is, you know, I would say it's a sophisticated and delicate sort of an instrument also. तो हम कौन सी चीज हम आज तक अगर आप बोलोगे ना हाँ जी मैंने ना एक्सरसाइज ज्वाइन करी है फिटनेस के लिए, कितने लोग आपको एक्टिवली आके बोलेंगे आज ना मैं ओनली वर्किंग ऑन माई ब्रेन हेल्थ, डोंट डिस्टर्ब मी, दिस इज माई ब्रेन हेल्थ टाइम. कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हार्ट का कॉन्सेप्ट तो अभी भी है एंड दैट इज द रीजन व्हाई एट द लिमिटलेस ब्रेन लैब वी आर वेरी क्लियर कि जब तक हम घर घर तक ब्रेन लिटरेसी नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम ये एपिडेमिक से बाहर नहीं आएंगे. मेंटल इलनेस का एपिडेमिक, डिमेंशिया का एपिडेमिक, every single day you will have to commit saying no, I have to protect my brain. And protecting my brain can also be getting rid of toxic people, can be also getting rid of toxic negative emotions, can also be that getting out and hooking yourself away from something which is disserving you. It can be anything. Learning to say no is a very very big thing. आप yes करते ही जाते हो just because of the fear of that loss. And in that, how much do you lose? You don't even have a realization. You know, I have a smile on my face because these are some of the exercises that I do in my sessions with my clients, sometimes students, to see that how they are, you know, performing in their life और वो कैसे impact कर रहा है उनके life के different areas को emotional intelligence के perspective से. You know, how much lack of awareness we have about our own schedules, routines, patterns, that what motivation does to our brain. Temporarily, yes. As you rightly mentioned, there's a feel-good factor. हाँ, थोड़ा सा मुझे बाम मिल गया. You know, I just got a little Band-Aid, but मेरा wound क्या heal हुआ? My wound may not get healed. So to heal the wound, I have to face it. I have to, as I said, all the breathing practices, to asanas, to everything, emotion ka, deciphering each emotion, you know, working, facing that emotion, making sure that your daily routine is taking care of those emotions. तो सब कुछ चाहिए. तो कोई भी मुझे नहीं लगता है कि 4 किताब पढ़ के जी आप बता दोगे कि मेरा ये हो गया. Like for me, for example, in my life, my emotional coach has been my spiritual teacher. At every point in time when an emotional crisis comes in, she's always available. She's always there. So you should definitely have some person where you are psychological safety also, ना. अब आप जब एक पॉइंट पे हो जाते हो तो अरे डॉक्टर श्वेता को भी ऐसा होता है. बिल्कुल, everyone goes through that same emotional disorder. You cannot, you know, immune yourself from anything which is happening externally. Neither you can immune from your mind's reactions also. And it's okay. The best part is, you know, पहले मेरे उसमें क्या होता था ना, मुझे बड़ा self guilt होता था. मुझे बड़ा वो लगता था कि अरे again, you know, I'm into this same trap. Again, I had to go and seek for that same help. मतलब बार बार आप खुद एक पॉइंट पे तो आप अपने आप से वो हो जाते हो कि यार ऐसा बार बार क्यों हो रहा है. But that's okay. And that is just being human, you know. And that is how I think the journey is. Why a therapist also has a therapist who also has a therapist. That is why. Because life is happening to all of us. Instances, situations are coming to all of us. You know, मेरे बहुत सारे friends, coaches, friends especially वो कहते हैं कि यार तू emotional intelligence मत बोल, कुछ और बोल. India is not ready for emotional intelligence. और मुझे लगता है if not now, then when? We are having the worst of the breakups, worst of the EI decline, worst of the mental health episodes as we are, you know, going through. If not now we understand emotions and learn it, then when? And that's why I very strongly believe in this subject. Whether India is ready or not, I feel, we must learn to understand our emotions and then make them work for us instead of going on a downward spiral. मदर का एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप मदर हैं, योर चाइल्ड विल ग्रो अ लिटिल ओल्डर. अब आप बोलो कि नहीं जी मेरे पास ना एंगर है ही नहीं है.
अब आप चाइल्ड को रेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू विल नीड दैट एंगर बिकॉज सम थिंग्स विल गो रॉन्ग, बट इज द एंगर इन योर पॉकेट और इट्स इन योर हार्ट? सो आर यू यूजिंग एंगर? अपना निकाला, वापस से पॉकेट में डाल दिया। जैसे ही आपने हार्ट में एंगर रखा, विच मीन्स फिजियोलॉजिकली इट इज बर्निंग यू ऑल्सो, it is creating a problem for you. So every single such emotion, you can separate it out from you, use it when you need it, and then put it back. It will not disrupt your physiology, immunology, endocrinology. किसी भी चीज पे उसका असर नहीं आएगा। My God, you said it so beautifully. इतना आसान आपने बना दिया व्यूअर के लिए समझना, what is happening in people's brain neurologically when they sleep with multiple partners. See, I'm not a relationship expert, लेकिन No, but you're a brain expert. You tell me from that standpoint. from the brain standpoint ना बड़ा interesting सा हटना होता है पूरे उसमें। See, where is this coming from? My desire is not completed. So there are two, physical relationship and emotional relationship often go hand in hand. लेकिन emotional, and that's also the part which differentiates us from the West. So हमारे कल्चर में क्या था कि भाई पहले आप इमोशनली कनेक्ट हो एंड देन यू कनेक्ट फिजिकली, बिकॉज योर हार्मोन्स विच विल ऑपरेट विल गो फ्रॉम ऑक्सीटोसिन, इट विल गो फ्रॉम ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, देन अ लिटिल बिट ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द मेड्स एंड कम इन। तो एक बार आपकी कोर्टशिप हुई, एक बार आपका फैमिलीशिप हुई, एंड देयर इज अ लिटिल लैग पीरियड अंटिल यू कंज्यूम, तो आपका फिजिकल रिलेशनशिप बाद में आया। तो मतलब आपका पूरा जो ब्रेन का वायरिंग था, उसका जो बेस था वो सेफ्टी था, वो इमोशनल ये कनेक्शन था, डीप बॉन्ड था। सो इट वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी डिफरेंट एंगल एंड पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या हो रहा है दैट आई एम जस्ट सीकिंग द प्लेजर। सो देयर आर इनफैक्ट अगर हम पूरे इसकी भी बात करें तो बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन। I know what pleasure center is. Pleasure, then there is joy, there is happiness, and then there is bliss. तो ये सारे की सारी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। प्लेजर की केमिस्ट्री क्या है? ऊपर गया मेरा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन थोड़ा सा मुझे मिला, फिर डीप क्रैश आ गया। जॉय में थोड़ा सा और आगे मुझे थोड़ा सेरोटोनिन भी मिल गया, सो इट इज स्लाइटली लिटिल लास्टिंग। फॉर एग्जांपल सीइंग द चाइल्ड स्माइल इज अ जॉय, and then थोड़ा सा और आगे गए happiness, my growth came in and a little bit more reward, dopamine also came in. Now I'm little bit more in a state which is my happy state. Bliss is where I'm perpetually in a state where nothing really matters to me and I'm still in that anandamai. There is a chemical in the brain which is now secreting and all my brain is fully coherent, fully available. Sab kuch acha hai. That's the state of the bliss. Now most of the times physical relationship is related to pleasure. एंड नॉट जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप, सारा जंकिंग भी आप करते हो, जो भी फूड्स वगैरह खाते हो, डेट्स पे जाते हो, कॉन्वर्सेशंस करते हो, रोमांटिक व्हाटएवर इट इज, ऑल दैट इज इमीडिएट प्लेजर वाला ये। नाउ वी आर नॉट गिविंग आवरसेल्व्स द टेस्ट ऑफ व्हाट अ जॉय एंड अ हैप्पीनेस साउंड्स, the taste of how that happiness would feel when there is bonding, when there is a long lasting relationships, because my circuits are only pleasure up, crash down, again let me go pleasure up, crash down. But as an entire new generation only, we have become a pleasure driven generation. तो मेरी ब्रेन को ना धीरे धीरे वो आदत ही चली जाती है। My brain now loses its this on कि भाई serotonin जैसा या anandamide जैसा कोई केमिकल भी बन सकता है, which is our generation's difference from the old generation. There were partners who would stay, even look at each other and then generate your dopamine and serotonin. एक आंखों में बोलते थे ना, इशारों में ही पता चल जाता था कि बंदे को क्या चाहिए, and that was love. That was sometimes conditional also, but still it was very different from that pleasure. So कहीं ना कहीं I think we are ruining our emotional circuits, and which is not for good definitely, because somewhere or other these rapid crashes are not good for the brain's wiring. कहीं ना कहीं you are losing the moral control. You're losing the prefrontal cortex's ability. Your emotional regulation is getting affected. In fact, porn addiction का अभी एक पेपर आया था। Porn addiction में आप desensitized हो जाते हो. Slowly the real sex also you get desensitized from that. So the moment your brain sees that image and the thing, your receptors जो भी brain में काम करते हैं वो भी अब under stimulated हो जाते हैं। तो सोचो आप इतनी अच्छी इस चीज को आपने बस रूइन कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट प्लेजर थिंग वी आर रूइनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, नॉट जस्ट फ्रॉम द सेक्सुअल पर्सपेक्टिव, ऑल्सो खाने का ले लो, कुछ भी ले लो आप। from a
जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे प्लेजर सेंटर्स जो हैं बहुत हाइपर एक्टिवेटेड मोड में हैं। सुबह से शाम तक हमें हर चीज़ में प्लेजर चाहिए। मैं अगर कोई रील देख रहा हूँ, मुझे वहाँ प्लेजर चाहिए, मुझे फिजिकली प्लेजर चाहिए, काम पे जॉब पे प्लेजर चाहिए। तो इतना प्लेजर सीकिंग अगर माइंड होगा तो यू आर सेइंग कि आपको ब्लिस का फीलिंग क्या होता है वही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सर्किट ही डेवलप नहीं होगा। डेवलप ही नहीं होगा ना, तो मेरा ब्रेन वहां तक मैच्योर या इवॉल्व हो पाएगा. सो देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक ऑन डोपामिन नेशन. Exactly the same thing. They say that, the entire nations, this is, dopamine overdrive, dopamine exhaustion. You've completely killed your potential brain's capabilities, which would otherwise give you a completely different state. See, we want altered states. हम थोड़ा बहुत try करते हैं जी, let me try some alcohol, let me try some crack cocaine, let me try this, and because we want altered states. Brain cannot stay in the similar state. इसीलिए तो हमें अलग अलग खाना भी चाहिए. पार्टनर्स का जो आप बोल रहे हो इज बिकॉज वी वांट दैट ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ फीलिंग, लेकिन उस ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ फीलिंग इज कमिंग विद व्हाट कॉस्ट? If it is coming with a cost where you are just driving your brain into the pleasure overdrive and killing its potential for something that you can reach up to the state of bliss when nothing really would matter and still you will be blissful, so that's I think that's very sad. One strata of generation is that is into pleasure overdrive. Another one is कि वो सारे लूप को स्किप करके सीधा ब्लिस में आना चाह रहे हैं विदाउट एक्सपीरियंसिंग लाइफ. उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके कौन से न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? टेल समथिंग अबाउट दैट. मैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस के स्पेस से हूँ, मैं तो ऐसे एक सवाल पूछूंगी आपसे. आपने सही कहा कि there are people who are straight away seeking that and कि मैं सीधा ब्लिस पे पहुंच जाऊँ. बिल्कुल. और है ना, कितनी मोनास्ट्रीज है, कितने सारे मंक्स है, कितने सारे ऐसे साधु ऐसे. फॉरगेट दैट, वो तो उस एनवायरनमेंट में है जहाँ पे ऐसी कॉन्वर्जेशंस है कि सब छोड़कर ब्लिस की कॉन्वर्स और प्रैक्टिसेस भी वो करते हैं, एलिवेटेड मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, एक्सवाइजी करते हैं. मैं कह रही हूँ यंगस्टर्स जो आज की डेट में इस कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, लेकिन कहते हैं मैं ब्लिस चेज कर रहा हूँ तो मुझे बाकी कुछ नहीं करना है, मतलब मुझे इस तरह से परफॉर्म नहीं करना है, मुझे डेली रूटीन ऐसा नहीं फॉलो करना है बिकॉज आई एम चेजिंग फॉर ब्लिस. सो what is our understanding of bliss? So that understanding of bliss is totally 100% wrong. क्योंकि वहां पे तो ऐसी बात है कि जो मैं इन्फेंट हूँ, अभी 9 महीने का बच्चा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो ना 100 मीटर्स की रेस में स्प्रिंट करूंगा. So it is not psychological. There's a huge disconnect between what you're seeking because you don't even really know कि वो bliss के स्टेट में क्या होता है. So I think it's more of a fad. मतलब क्या हम डायरेक्टली ब्लिस पे जंप कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट स्टेट्स? हो सकते हैं, बट देन ऑब्वियसली इट इज अ वेरी डिफरेंट वे और मेथड ऑफ एक्सेसिंग दैट. जैसे आपने कहा ना, वेरी डीप मंत्रास, और कहीं ना कहीं पुराने जमाने में जो शक्तिपात हम बोलते थे कि भाई यू गो टू अ गुरु, द गुरु विल क्रिया इच्छा, एंड दैट कैन हैपन स्पिरिचुअली, बट इन द कॉस्मोपॉलिटन एंड द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट रियली डज नॉट अप्लाई, एंड वन शुड नॉट एम फॉर दैट आल्सो. What should, yeah, that's what I wanted to ask. Should chasing bliss be our aim or life goal? Not at all. It should be to leave that pleasure loop. कम से कम उतना तो करो, कम से कम, don't get addicted to that pleasure loop, and that is only and only by awareness. तो बेसिकली रियलिटी चेक क्या हो गया आपके लिए कि आप देखो कि आप जो खा रहे हो वो आप किस लिए खा रहे हो? आप सिर्फ प्लेजर सीख करने के लिए खा रहे हो? आप जिन लोगों के साथ हो, कंपनी रखते हो, क्या वो प्लेजर सीख वहां से कर रहे हो या जनरली कुछ लर्न भी कर रहे हो, कुछ शेयरिंग भी हो रही है, कुछ केयरिंग भी हो रही है, कुछ वल्नरेबिलिटी भी हो रही है, या फिर सिर्फ प्लेजर लूप बन गया है कि डोपामिन किक्स मिल रहे हैं? जो आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो, वो भी कितना? सो दीज आर द रियलिटी चेक्स आई एम गिवन टू द ऑडियंसेस कि अपने डे में चेक करना पड़ेगा हमको. और वहां पे ना थोड़ा सा सोचो कि भाई अगर आपने वो रिलेशनशिप रखा है तो वहीं पे आप क्वेश्चन करो कि क्या वो मेरा प्लेजर लूप है, कि क्या मुझे लॉन्ग टर्म में एम आई सीकिंग हैप्पीनेस. मतलब क्या हमारे ब्रेन में वो कैपेसिटी है कि उसको समझ आए कि मेरा प्लेजर लूप है, या फिर 100% है. जैसे ही मैंने उसको बता दिया ना, अब जैसे हमने ये 4 डिस्टिंक्शन कर दिया ना, द नेक्स्ट टाइम जस्ट बीइंग माइंडफुल कि when I went into this, did I do that out for seeking pleasure or was I seeking happiness? जैसे ही उसको अवेयरनेस आ जाती है ना, it's definitely possible to decipher it, और बहुत ही आसान है. and see, that is itself a mindful living. Mindful living कोई केव में जाके बैठ के मेडिटेशन करना या ऐसा होला करना ये नहीं है. Unfortunately, meditation, mantras and all have become products. They were never meant to be products. They were meant to be lifestyle.
lifestyle which is every day, something which is your ritual which is coming along with you. अगर मैं कपड़े में इतना केयरफुल रह सकती हूँ कि मैं कपड़े कैसे पहनूं, तो मैं कौन सा थॉट एंटरटेन करूँ, उसमें भी तो मैं केयरफुल रह सकती हूँ. सो वन एक्सरसाइज फॉर द व्यूअर्स, मैं हर पॉडकास्ट में एक्सरसाइज असाइनमेंट्स देती रहती हूँ. तो वन एक्सरसाइज वुड बी दैट चेक योर प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज. चेक करो दिन से लेकर रात तक में क्या आपने प्लेजर के लिए किया. एटलीस्ट वो अवेयरनेस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी कि शायद मुझे वो पिज्ज़ा खाने का जेन्युइनली इतना मन नहीं था, 4 लोग खा रहे थे और मुझे भी लगा कि इट्स गोना टेस्ट नाइस और व्हाटएवर. आपने माइंडलेसली खा लिया, कभी आपने इतना सोचा भी नहीं कि मुझे टेस्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, बट फिर भी आपने खा लिया. तो बेसिकली चेक योर प्लेजर सीकिंग पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड कि आप कितने प्लेजर ओवर ड्राइव में हो, कितना आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी को किल कर रहे हो बाकी हायर फ्रीक्वेंसी, हायर लेवल ऑफ इमोशंस या हायर लेवल ऑफ स्टेट्स, मेंटल स्टेट्स को, ब्रेन स्टेट्स को एक्सेस करने का. राइट, समवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. का डेटा clearly दिखाता है. Daniel Levin studied some 200,000 brain scans, and what he showed was addiction of any kind. I think he has taken alcohol addiction, cocaine addiction, porn addiction. On सारे addictions में literally the PET scans were showing holes in the prefrontal cortex. आपका prefrontal cortex और जो limbic system का connection है वो पूरा lose हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है. मतलब literal physical structural changes have been seen, into the brains of these people. तो सोचो जो आपको ह्यूमन बनाता है, 40% ऑफ योर ब्रेन पार्ट विच अलाउज यू टू चूज इन लाइफ. कौन से एनिमल को भगवान ने चॉइस दी है कि नहीं जी आज तो ना आई हैव अ चॉइस ऑफ नॉट गोइंग टू द वर्क वर्सेस गोइंग टू द वर्क. आई कैन ग्रेज ओनली इन दिस ग्राउंड और आई कैन नॉट ग्रेज इन दैट अदर ग्राउंड. नॉट पॉसिबल. तो भगवान ने चॉइस दी है, फ्री विल दिया है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आ रहा है, और जो आप ये प्लेजर की शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन में उसको किल कर रहे हो. So your humanness is being threatened by the stimulation around you. Your humanness is being questioned. Your humanness will be extinct. तो उसको क्यों करना चाहिए? Why should you do that, Dr. Shweta, we had such a beautiful conversation where we have stitched, you have helped us understand the brain wiring, how it goes into my everyday activities में किस तरह से मुझे impact कर रही है और कैसे मैं I can trace back to an optimum brain health, to an optimum emotional well-being rather, कि और emotional well-being से ही whatever we do in our life is emotion driven. कोई भी decision लेते हैं हम life में, somebody deciding to watch this podcast is out of an emotion. So I hope that we have touched on the very base level problem that is for majority of the people, and you have given some really realistic, simplistic, down to the level zero, down to the ground zero solutions for it, where you said breathing, where you said journaling, where you said कि रियलिटी चेक्स की जिस बारे में हमने बात की, आपने ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस को भी कुछ जगह पे स्टिच किया. सो मल्टीपल सॉल्यूशंस यू गेव एंड मल्टीपल science backed data and examples and studies and books you gave that solidifies our belief into all of this. So I'm really sure that viewers को इस episode से बहुत कुछ empowering feel होगा इस conversation को सुन के. Now before taking this podcast to the closure, एक question जो मैं हर किसी से पूछती हूँ ना, you are somebody who is into the spirituality space for last 30 years almost, and आप अपने गुरु के साथ काम कर रहे हो, आप मेडिकल स्टडीज कर रहे हो पिछले ऑलमोस्ट उतने ही 30 सालों से ही, है ना, आप एक न्यूरो साइंटिस्ट हो, आप एक डॉक्टर हो. How do you see success? Tell me. Throw some nice curveballs. I mean, this is what I ask everybody because I want to give my audience a template कि सक्सेस बहुत तरीके की हो सकती है, बहुत तरीके से देखी जा सकती है, क्योंकि मैंने भी एक फिक्स्ड आइडिया ऑफ सक्सेस के साथ ग्रो किया था. सब लोग एक टेम्पलेट ऑफ सक्सेस उठा लेते हैं, ये होना चाहिए, ये 5 चीज़ें होंगी तो आप सक्सेसफुल हो, और मैंने वो 5 चीज़ें बहुत जल्दी लाइफ ने मुझे दिया कि मैंने अचीव कर लिया. उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी अनसक्सेसफुल हूँ. तो मैं आज वो जो भी इस पॉडकास्ट को दे रहा है ना, उसको दिखाना चाहती हूँ कि कि सक्सेस को देखने के बहुत तरीके हैं. व्हेन बहुत सक्सेसफुल लोग आपके जैसे, इस पॉडकास्ट पे हमने ऑलमोस्ट 170 एपिसोड्स रिलीज कर दिए हैं, 170 हाईली सक्सेसफुल टॉप 1% परफॉर्मिंग ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड आके ये बोल रहे हैं, तो भाई टेक हीड टू दीज थिंग्स, राइट? सो please tell your idea. So when I was writing this book, exactly the same question came कि भाई ये सब, because outcome की हम बात कर रहे थे, कि ब्रेन को क्यों सोचना है, क्यों समझना है, क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए. अब बात आती है कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है. सबसे पहले तो देयर इज नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एट ऑल. सक्सेस इज वेरी 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 रिलेटिव.
अगर मेरे पास X million dollars है तो I will feel I am successful. But you will say that no, X multiplied by 1 million zeros is what is success for you. तो success material world का measure है ही नहीं है. So slowly we had to shift from the outcome from success to happiness. So am I happy or not? It boils down to actually happiness. क्योंकि कितना भी कोई सक्सेसफुल हो जाए from materialistic standpoint, 33% of billionaires suffer from mental illness. ये published data है. Broken CEOs. Broken CEOs का. So कितना भी कोई भी इतना वो हो जाए, that's not success, right? So somewhere success is very, very, very superficial a measure. But are you successful in your professional pursuit? Are you successful in your business? Are you successful in your relationship? तो छोटे ही जब सक्सेस आप स्टिच करते हो ना, उसके डिनोमिनेटर, तो ये सारे न्यूमरेटर में रखो और उसमें एक लाइन खींच के नीचे डिनोमिनेटर में हैप्पीनेस लेके आ जाओ. If you are happy in whatever the number that you gave into the numerator, then you're successful. बट हैप्पीनेस ऑल्सो इज सो सब्जेक्टिव डॉक्टर श्वेता. अभी मेरे को बेड में लेटे रहने में हैप्पीनेस मिल रही है तो मैं क्या करूं? मतलब मुझे break down happiness for me. You spoke about happiness being a state of brain, being a state of neurological state, जहाँ पे आप एक particular brain waves में tap कर रहे हो and you're feeling happy. Yes. That is How do I understand happiness neurologically? Yeah. So see, happiness is something where you are just there. There's no conditions around it, right? कि हाँ ये नहीं है इसीलिए मैं नहीं हूँ. You're just happy. There is nothing there to make you stiff ship that state. So अगर मुझे ये मिला क्योंकि मैंने डिसाइड किया था ये भाई मुझे 10 बिलियन लोगों तक पहुंचना है, मेरा ये होना चाहिए, तो whatever that little numerator I had given, and that is my state of well-being, that is my state of feeling good about it, and that's happiness for me. But as you rightly mentioned कि happiness can have degrees. It can be थोड़ा सा कम happiness, ज़्यादा happiness, लेकिन अगर हम थोड़ा सा spiritually सोचे ना, तो in that kind state of that thing, वो happiness सेम ही. सतल चित आसन में तो हम कहते हैं ना कि who I am that Swarupa or that being which is permanently unperturbed by what is happening around me. And that is the true happiness. And that is possibly not happiness also. I would call it that bliss. Bliss. Beautiful, beautiful. So through a lot of different distinctions, essentially what you have asked people to do is the journey within. Meet yourself, know yourself. You have used this statement many times that who you are, challenging that who am I, what is my understanding of who am I, challenging that through a neurological perspective also, through the brain perspective also is something that you've given out to us in this episode. Dr. Shweta, I'm extremely grateful to you for taking our time, and I hope, it was worth your while. I'm sure the audiences have learned a lot from you. Thank you. And you're always available, That's the thing that I wish and I pray that, the generation that is right now there and all emotionally mature bane, ya emotionally capable bane, emotionally available bane, intelligent bane. And I think that will serve the country a big way, and that will serve the world and planet at large. आपसे बात करके मैं इंस्पायर हो गई हूँ. जो हम पहले भी बात कर रहे थे, I think I'm inspired to do that membership, YouTube membership, where I'm going to form a cohort जहाँ पे मैं अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का जो मैं कोचिंग 1-on-1 करती हूँ, कभी कभी मास्टर क्लासेस भी करती हूँ, मेजॉरिटी टाइम्स कॉर्पोरेट्स में जाके सेशंस करती हूँ. बट आई वांट टू गिव इट टू माय ऑडियंस ऑल्सो थ्रू सम कम्युनिटी कोहोर्ट बना के या कुछ बना के, मेंबरशिप ऑन करके अपनी यूट्यूब पर कुछ करके. आई वांट टू गिव दीज टूल्स टू पीपल सो दैट दे आर एबल टू हैंडल देयर लाइव्स बेटर, है ना. थैंक यू अगेन डॉक्टर श्वेता, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. एंड नाउ टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. आई एम श्योर इस एपिसोड में आपने बहुत क्लियरली अपने लाइफ के चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, विन्स को, लॉसेस को देखा होगा. एंड दिस एपिसोड हैज़ गिवन यू सम रियलिटी चेक्स इनटू वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. आपके ब्रेन को कैसे आप डैमेज कर रहे हो. एज यू नो, जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में, लाइक आई सेड 170 से भी ज़्यादा एपिसोड हैं. यू नो दैट द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट टू क्रिएट सेंसेशनल कॉन्वर्जेशंस. तो बहुत बाइट साइज्ड वायरल होने वाले हुक्स और वो सब मैं नहीं करती हूँ. द आइडिया इज टू गिव यू रियल हार्ड कोर
टूल्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ को डिज़ाइन कर पाओ, आप अपने आप को समझ पाओ, आप खुद से मिल पाओ, आप द जर्नी विद इन कर पाओ। अगर हमारे पॉडकास्ट आपको पसंद आते हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। इनफैक्ट मेनी अ टाइम्स आई गेट द रिक्वेस्ट टू मेक एन एपिसोड ऑन अ टॉपिक जिसपे हमारे पास ऑलरेडी 10-12 एपिसोड्स हैं, तो हमारी लाइब्रेरी काफ़ी लंबी हो गई है, बहुत सारे एपिसोड्स हैं, ऑलमोस्ट 200 हो जाएंगे इन अ फ्यू डेज। तो scan the library, see through the episodes, and I can promise you that every episode is going to solve something for you. It will help you to make your or design your best life. Thanks for watching. Do engage with the content, like, comment and share, ताकि YouTube algorithms हमें support करे और बाकी लोग जो इस तरह की conversations को ढूंढ रहे हैं, ऐसे solutions चाह रहे हैं, ऐसे experts को afford नहीं कर सकते, but they can gain a lot from these conversations. They are able to reach to these platforms and podcasts. Thank you again, and I'll see you in the next one.